हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इंडिया के इस बेहतरीन चैनल पर आप सभी बच्चों का अगेन एंड अगेन मोस्ट वेलकम। तो बेटा आज हमारा सेकंड लेक्चर है इस सीरीज का, क्लियर है बिल्कुल। तो आज हमारा टारगेट होगा कनेक्टिव टिश्यू, पर एपिथेलियल टिश्यू का कंपाउंड वाला पार्ट बचा हुआ है, उसको एकदम ब्रेन में सेट करके आगे बढ़ेंगे। पहले क्विकली रिवीजन ब्रेन में सेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, एपिथेलियल टिश्यू को ब्रेन में सेट किया था। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या है, एपी मतलब अपॉन, थीलियम मतलब ग्रोथ या कवरिंग की बात करते हैं, क्लियर बिल्कुल। एपी मतलब अपॉन, थीलियम मतलब ग्रोथ या कवरिंग, ठीक है। ऐसे टिश्यू जो दूसरे टिश्यू की सरफेस पर ग्रोथ करते हैं, कवरिंग बनाते हैं, इंटरनल लाइनिंग बनाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। अच्छा, इनकी खास बात क्या है, इन एपिथेलियल टिश्यू में जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स था बहुत लिटिल था, समझ रहे हो, न के बराबर होता है, क्लियर बिल्कुल। साफ साफ लाइन ध्यान रखनी, इस पे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो इनकी पोजीशन बताई थी, ठीक है। जितने भी ऑर्गन होते हैं उसकी जो आउटर लेयर होती है, कवरिंग होती है, इसी से मिलकर बनती है, इंक्लूडिंग स्किन, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी हॉलो ट्रैक या ऑर्गन होते हैं, जो इंटरनल लाइनिंग होती है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनती है। जितनी भी ग्लैंड्स होती है बेटा, ऑल्सो फॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू, एकदम सेट ब्रेन में, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी और प्रॉपर्टी, भाई ये वैस्कुलर होते हैं बट रीजनरेशन पावर हाई होती है, ठीक है, क्योंकि ये एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होते हैं, जहां से कंटिन्यू नरिशमेंट डिफ्यूजन से इनको मिल जाता है, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। दूसरी बात हमने बताई थी बेटा, एवेस्कुलर तो होते हैं बट नर्व्स सप्लाई इनके पास होती है, क्योंकि स्किन एक लार्जेस्ट सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है, और सेंसरी ऑर्गन है, क्लियर है बिल्कुल। चलो ये भी क्लियर है, एवेस्कुलर होते हैं, हाई रीजनरेशन पावर होती है, नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस नेग्लिजिबल या कह सकते हो बहुत लिटिल, बहुत कम अमाउंट होता है, ठीक है, और बहुत सटे हुए होते हैं। पोजीशन क्लियर है इनकी। अब हमने बात की थी टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सिंपल, कंपाउंड। सिंपल मतलब सिंगल लेयर, कंपाउंड मतलब मल्टी लेयर। भाई सिंगल लेयर की जब भी बात करते हैं तो सिंगल लेयर किस पर्पस से हो सकते हैं, जहां डिफ्यूजन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, सिंगल लेयर होंगे, क्लियर है बिल्कुल। और साथ में सीक्रेशन होगा, यानी ग्लैंड्स भी सिंगल लेयर से मिलकर के बनते हैं, मल्टी लेयर से मिलकर के नहीं बनते, क्लियर है। जबकि अगर मैं मल्टी लेयर की बात करता हूं तो मल्टी लेयर का मेन पर्पस क्या होगा, आपके दिमाग में लगाओ भाई, प्रोटेक्शन। भाई मैकेनिकल, थर्मल, जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस होते हैं उससे प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लियर बिल्कुल। डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रेस होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लियर है, ओके सुपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे हमने बात की थी भाई सिंपल को अलग किया, कंपाउंड को अलग किया, ठीक है। कंपाउंड को आज हम कवर करने वाले हैं, थोड़ा सा ये मेन सिंपल वाला पार्ट ज्यादा था, ठीक है। अब सिंपल को हम क्लासीफाई कर रहे हैं, सिंगल लेयर वाले सिंपल को क्लासीफाई कर रहे हैं, जैसे सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल कोल्यूमनार। तो सिंपल स्क्वैमस की अगर बात करेंगे, स्क्वैमस का मतलब है, ठीक है, बिल्कुल फ्लैटेंड, टाइल लाइक, इसलिए इनको पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि फ्लैटेंड होते हैं, टाइल लाइक होते हैं, इसलिए इनके टर्म यूज करते हैं पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू, क्लियर है। इनको टेसिलेटेड भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें वेवी अपीयरेंस या कह सकते हो इरेगुलर मार्जिन देखने को मिलते हैं, पर सब जगह नहीं मिलते, कहीं कहीं मिलते हैं। जैसे एंडोथेलियम, ब्लड वेसल्स की जो सबसे अंदर की लेयर है, उनके एपिथेलियल टिश्यू को माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो उसमें से वेवी अपीयरेंस मिलेगी, इरेगुलर मार्जिन मिलेंगे, इसलिए उनको आप टेसिलेटेड बोल सकते हो। पर पेवमेंट सारे सिंपल स्क्वैमस को हम पेवमेंट टर्म यूज करते हैं, क्योंकि सारे के सारे फ्लैटेंड टाइल लाइक होते हैं, ओके। चलो अब सर इनके एग्जाम्पल कैसे याद करने हैं, ऐसे याद करने हैं, इनका फंक्शन याद रखना है। एनसीईआरटी वाला फंक्शन मैंने बताया था, क्या फंक्शन है, डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन। तो जहां पर सिंपल स्क्वैमस होंगे वहां डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन होगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफ्यूजन कहां हो रहा है, भाई गैसेस का डिफ्यूजन, आप बोलोगे एल्विलाई ऑफ लंग्स, एयर सैक, क्लियर है। मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिफ्यूजन कहां हो रहा है, आप दिमाग लगाओगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर वुमेन्स कैप्सूल, ब्लड फिल्टर हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, वाटर यहां से निकल के कहां आ रहा है, ब्लड में आ रहा है, ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, क्लियर है बिल्कुल। तो ध्यान रखना है आपको, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और वुमेन्स कैप्सूल, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा
इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं सर्कुलेटरी सिस्टम में कहां होंगे, तो आप बोलोगे सर आर्टरी वेन से तो डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, पर हाँ कैपिलरी से पॉसिबल है। तो कैपिलरी जो होते हैं वहां सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं और उस लेयर को हम बोलते हैं एंडोथेलियम। ये कैपिलरी लिम्फ वेसल्स में भी होते हैं और ब्लड वेसल्स में भी होते हैं। बस इतने ही एग्जांपल याद रखने हैं, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस के बाद हमने सिंपल क्यूबेडल की बात की थी। क्यूबेडल मतलब क्यूब शेप। तो क्यूब शेप नॉर्मल की फ्री सरफेस पर कुछ भी नहीं होता। कुछ क्यूबेडल ऐसे भी होते हैं जिनकी फ्री सरफेस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं, जिनको माइक्रोविलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रोविलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, माइक्रोविलाई। पर माइक्रोविलाई ओनली प्रेजेंट इन क्लियर, बिल्कुल सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अच्छा सिंपल स्क्वैमस के अलावा माइक्रोविलाई, हाँ सॉरी सिंपल स्क्वैमस बोल गया। क्यूबेडल में भी स्क्वैमस में माइक्रोविलाई नहीं मिलते, क्यूबेडल में मिलते हैं या कॉल्यूमनार में मिलते हैं, स्क्वैमस में माइक्रोविलाई नहीं मिलते। ठीक है, ऐसे ही सीलिया क्यूबेडल में मिल सकते हैं, कॉल्यूमनार में मिल सकते हैं, स्क्वैमस में सीलिया नहीं मिलते। ऐसे ही गोबलेट सेल, म्यूकस रिलीजिंग गोबलेट सेल सिर्फ और सिर्फ कॉल्यूमनार में मिलेंगे या उनके ही भाई, उन्हीं का ही रूपांतरण, मॉडिफिकेशन। ठीक है, स्यूडोस्टेडिफाइड। ठीक है, वही है। ठीक है, एक ही बात है, पर एनसीईआरटी ने जिक्र नहीं किया तो हम भी जिक्र नहीं करेंगे, वहां ये देखने को मिल जाते हैं। कोई डाउट? एकदम क्लियर था ना? बिल्कुल। चलो, ये कंसेप्ट था। अब क्यूबेडल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, नॉर्मल और ब्रश बॉर्डर। तो नॉर्मल क्यूबेडल कहां मिलेंगे? एग्जांपल जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी मींस गोनैड्स। ठीक है, या आप कह सकते हो हमारे जो बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, उनके जो डक्ट होते हैं, कुछ स्मॉल डक्ट होते हैं, कुछ लार्ज डक्ट होते हैं। जो छोटे छोटे स्मॉल डक्ट होते हैं ना, वो अंदर से लाइंड होते हैं किससे? सिंपल क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू से। पर जो बड़े बड़े डक्ट होते हैं ना, उनको आज बताने वाला हूं मैं कंपाउंड के अंदर, वो मल्टीलेयर क्यूबेडल से होते हैं। पर ध्यान रखना, जितनी भी सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर होते क्यूबेडल ही हैं, या सिंगल लेयर वाले होंगे या मल्टी लेयर वाले होंगे। छोटे हैं तो सिंगल लेयर, बड़े हैं तो मल्टी लेयर, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके अलावा भाई थायराइड के अंदर भी छोटे छोटे वेसाइकल्स होते हैं। ठीक है, सिंपल क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनते हैं। इसके अलावा मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी नेफ्रॉन में कुछ बताया था, आपको याद हो? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, ऐसे भी बोल सकते हो। और सारी की सारी डीसीटी किसमें मिलती है? एक कॉमन डक्ट होती है, इसको संग्राहक नलिका या कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसमें मिलते हैं। तो डीसीटी, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट, इन तीनों के अंदर नॉर्मल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। सर पीसीटी तो बच गया ना? हाँ, पीसीटी बच गया। तो मैंने बताया था पीसीटी जो भी ब्लड के फिल्ट्रेशन से फिल्ट्रेट बनता है नेफ्रॉन में, वो पीसीटी से मैक्सिमम यानी 99% कह सकते हो, काफ़ी कुछ 99 तो नहीं बोलेंगे, लगभग 70 से 80% यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। 70 to 80% फिल्ट्रेट पीसीटी से रीएब्जॉर्ब होता है। आखिर ऐसा क्या है पीसीटी में जो 70 से 80% फिल्ट्रेट को रीएब्जॉर्ब कर लेता है? क्योंकि वहां पर है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर बिल्कुल? तो ब्रश बॉर्डर्ड वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया आपको। ओके, बस देखो इस सीरीज से जुड़े रहना, मैं सच कह रहा हूं, आपको अल्टीमेट लेवल पर पहुंचोगे आप। ठीक है, मतलब दिल से पढ़ाएंगे, आग लगाएंगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, बस उसका बेनिफिट तब ले पाओगे जब आपका फेथ, आपका बिलीफ सिस्टम कहता है यार जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। ठीक है, बस एक अच्छा फॉलोअर बनना है और कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, टाइम टू टाइम हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे सीरीज में आगे जाकर के। ठीक है, बस आप जुड़े रहो। ठीक है, आपका 11th रिवाइज हो जाएगा, ये पक्की बात है, पूरा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और जो 11th के बच्चे हैं उनको परफेक्ट, उनका बेस मजबूत हो जाएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? चलो, यहां तक क्लियर था भाई। सिंपल स्क्वैमस हमारा क्लियर है। अब बात आती है, सॉरी स्क्वैमस भी क्लियर है, क्यूबोइडल भी क्लियर है। अब बात आती है कॉल्यूमनार। तो कॉल्यूमनार की खास बात क्या है? कॉलम शेप होते हैं, न्यूक्लियस ओवल शेप होता है, प्रेजेंट नियर द बेस, क्योंकि यहां न्यूक्लियस को बेस पसंद है। ठीक है, आगे बात की थी कि गोबलेट सेल यानी म्यूकस को रिलीज करने वाले गोबलेट सेल ओनली और ओनली कॉल्यूमनार में होते हैं, ना क्यूबोइडल में होते हैं, ना ठीक है स्क्वैमस में होते हैं। ओनली प्रेजेंट इन कॉल्यूमनार मींस कहीं पर भी अगर म्यूकस देखने को मिल रहा है, चिपचिपा म्यूकस देखने को मिल रहा है, मतलब कॉल्यूमनार है वहां पर। ठीक है, और कोई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉल्यूमनार होगा। समझ में आया? या उसका मॉडिफिकेशन, उसका भाई जिसको हम बोलते हैं स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, वो हो सकता है। ठीक है, बट
क्यूबोइडल और स्क्वैमस नहीं होंगे वहां पर, क्लियर है। यानी क्यूबोइडल स्क्वैमस में तो गोबलेट सेल मिलते ही नहीं है, क्लियर है। तो गोबलेट सेल ओनली प्रेजेंट इन पिलर शेप कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू या स्यूडोस्टेडिफाइड, जो उन्हीं का मॉडिफिकेशन है। भाई ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है। इनको डिवाइड कर सकते हो, नॉर्मल कॉल्यूमिनार, ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार, काइनोसिलिएटेड कॉल्यूमिनार, काइनो मतलब काइनेटिक्स मोटाइल, और स्टीरियोसिलिएटेड कॉल्यूमिनार, ठीक है। नॉर्मल कॉल्यूमिनार की अगर मैं बात करता हूं तो नॉर्मल कॉल्यूमिनार जो हमारे गट है, समझ रहे हो, गट का जो स्टमक वाला पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, या नॉर्मल कॉल्यूमिनार मिलेंगे, या गट में मिलने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं वहां पर भी नॉर्मल कॉल्यूमिनार मिलेंगे। क्योंकि कॉल्यूमिनार और क्यूबोइडल दोनों का जो एनसीईआरटी में फंक्शन दे रखा है सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो इनका भी काम सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन है, क्लियर बिल्कुल, ठीक है। तो समझ में आ गया कहां मिलते हैं नॉर्मल कॉल्यूमिनार। अगर मैं बात करूंगा ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार कहां मिलेंगे, तो मैंने बताया था ब्रश बॉर्डर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इंटरनली लाइंड होती है ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है। क्योंकि ब्रश बॉर्डर्ड फ्री सरफेस पर, ठीक है, जो फ्री सरफेस होती है वहां फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। अब काइनोसिलिएटेड कहां मिलेंगे, तो मैंने दो ही एग्जांपल लिखाए थे, फैलोपियन ट्यूब लिखाया था मैंने नंबर 1, और नंबर 2 जो एग्जांपल लिखाया है यहां पर वो लिखाया है मैंने, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यहां पर भी काइनोसिलिएटेड कॉल्यूमिनार होते हैं। जबकि स्टीरियोसिलिएटेड कॉल्यूमिनार के एग्जांपल 3 लिखाए थे मैंने, इंटरनल ईयर, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। तो यहां तक का पार्ट ब्रेन में सेट हुआ होगा, यस। फाइनली हमने बात की थी भाई ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है, ग्लैंड्स की। तो ग्लैंड्स होते हैं वो क्यूबोइडल और कॉल्यूमिनार का मॉडिफिकेशन है, स्क्वैमस का मॉडिफिकेशन नहीं है। हाँ, इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नंबर ऑफ सेल के बेस पर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर के एग्जांपल सिर्फ 2 ही लिखाए थे मैंने, गोबलेट सेल और पेनिस सेल। इसके अलावा जितने भी दिमाग में आ रहे हैं ऑल आर मल्टी सेलुलर, जितने भी दिमाग में आ रहे हैं ऑल आर मल्टी सेलुलर, तो टेंशन लेनी ही नहीं है, क्लियर है। फाइनली मैंने इसके बाद बताया था आपको ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डक्ट इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे जिनके पास डक्ट होती है जो अपने सिक्रेटरी सब्सटेंस को डायरेक्ट टारगेट पर रिलीज करते हैं, डक्ट की हेल्प से डायरेक्ट टारगेट पर रिलीज करते हैं, वो एक्सोक्राइन हो गए, ठीक है। जो अपने सिक्रेटरी सब्सटेंस को डायरेक्ट टारगेट पर रिलीज नहीं करते, मींस उनके पास डक्ट नहीं होती, वो अपने सिक्रेटरी सब्सटेंस को बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड लाइक लिम्फ इसके थ्रू ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं एंडोक्राइन। ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स आर एंडोक्राइन, ये आप जानते हो, ठीक है। इसके अलावा हेट्रोक्राइन, हेट्रो का मतलब जो एक्सो और एंडो दोनों हो। तो मैंने 2-3 एग्जांपल लिखाए थे, एक तो टेस्टिस, एक ओवरी, ये गोनेट्स में आ गए। हाँ, इनके पास भाई टेस्टिस में एपिडाइमिस से वास डिफरेंस जुड़ी होती है, जो कह सकते हो आप स्पर्म को रिलीज करती है, ठीक है, सीमेन को रिलीज करती है। ओवरी के अंदर हम फैलोपियन ट्यूब के थ्रू बताएंगे तो ओवा रिलीज करती है, पर दोनों ही सेक्स हार्मोन भी रिलीज करते हैं, तो दोनों एंडोक्राइन भी हैं और दोनों एक्सोक्राइन भी हैं, क्लियर है। दोनों एंडोक्राइन भी हैं हाँ बेटा, और दोनों ही एक्सोक्राइन भी हैं, ठीक है। तो इनको हेट्रोक्राइन बोलते हैं। तो हेट्रो वाला पार्ट एकदम कंसेप्ट क्लियर ब्रेन के अंदर, हटा दो उसको आगे, ठीक है। हाँ बेटा बिल्कुल परफेक्ट। अब बात आती है हमारी, भाई सर एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल बताओ। इनको छोड़ करके जितने भी दिमाग में आ रहे हैं, जैसे मिल्क का रिलीज होना, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, स्वेट का रिलीज होना, ठीक है, लैक्राइमल ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, एंजाइम रिलीजिंग ऑल, ठीक है, जितने भी दिमाग में आ रहे हैं, म्यूकस रिलीजिंग गोबलेट सेल, उनमें डक्ट नहीं होती पर सेक्रेटरी सब्सटेंस को डायरेक्ट टारगेट पर रिलीज करते हैं, इसलिए उनको भी एक्सोक्राइन में ही रखा गया है। तो ऑल आर एक्सोक्राइन, समझ गए ना मेरी बात, तो ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है। आज बचा हुआ है इसमें कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, उसको मैं कंटिन्यू करता हुआ कनेक्टिव से जुड़ता हूं, ठीक है। चलो, तो आज का टारगेट क्या होगा बेटा, देखो कंप्लीट, मैं सच कह रहा हूं, मैं आपको जो बैच पढ़ा रहा हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ये सोच के नहीं पढ़ा रहा कि मतलब यूट्यूब पर पढ़ा रहे, नो, बिल्कुल रेगुलर क्लास की तरह पढ़ाएंगे। आपको रेगुलर अटैच होना है, प्रॉपर मैं रिवीजन कराऊंगा इसके अंदर, ठीक है। हर पर डे मेरा रिवीजन चलेगा, बहुत बिल्कुल एकदम बेसिक से कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, एनसीईआरटी पूरी कराऊंगा, ठीक है। और चैप्टर एंड के पास प्रॉपर मैं 50 क्वेश्चन की डीपीपी दूंगा, ठीक है, जो आपको सॉल्व करनी है,
क्लियर है बिल्कुल। हैंड राइटिंग सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको उसके, जो आपको लगाने हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पूरी मेहनत करते हुए चलेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका 11th वाला पार्ट एकदम जबरदस्त हो जाए। हाँ, जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं उनको कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है, आप बेटा बैकलॉग कवर कर सकते हो इससे। और जो हमारे 12th वाले बच्चे हैं, अगर, क्योंकि वो कहेंगे सर कैसे मैनेज करें, बेटा कर सकते हो ना। जैसे एक सब्जेक्ट के 2 ही तो लेक्चर हैं पूरे हफ्ते के अंदर, ठीक है। और जैसे मेरा लेक्चर है, मैं सारी मेहनत खुद करूंगा और आपके ब्रेन में सेट करूंगा। बस आप सीरियस होकर के लेक्चर को सुनना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, बैकलॉग मत आने देना। तो आपका 12th के साथ 11th हम करा देंगे यहाँ, और फिर वहाँ भी रिवीजन कराएंगे प्रोटोन वाले बैच के अंदर। तो डबल 12 हो जाएगा, तो अपने आप हो जाएगा परफेक्टली। कुछ थोड़ा बहुत बचेगा तो वहाँ हम कवर करा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 2 बार में हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे बिल्कुल पहली बार यूट्यूब पर आए हैं, पहली बार उनके पास, ठीक है, वो पढ़ना चाहते हैं 11th, वो आप बिंदास होकर ज्वाइन करो। मैं सच कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल यहाँ से उठा करके ऊपर लेके चलेंगे, ठीक है। पर थोड़ा सा आपको सीरियस रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के बीच में कैमरा है, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है। तो कोशिश करना कि कनेक्ट में रहो, ठीक है। लेक्चर के बाद कमेंट जरूर किया करो, इससे थोड़ा आइडिया लगता है कि हाँ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ठीक है। तो आपके कमेंट से बहुत सारी क्लियरिटी आती है, ठीक है। तो क्लियर बिल्कुल, आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू आज का हमारा टारगेट है, पर थोड़ा सा हमारा बचा हुआ था कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। थोड़ा उसको बता दूं मैं, कंपाउंड का मतलब क्या होता है। कंपाउंड का मतलब ही है मल्टी लेयर। कहीं भी टर्म आ जाए कंपाउंड, कंपाउंड मतलब मल्टी लेयर। कंपाउंड का मतलब ही है मल्टी लेयर, यानी कई लेयर जिसके अंदर होते हैं। और मल्टी लेयर का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। समझ रहे हो, यानी डिफरेंट टाइप के मैकेनिकल केमिकल स्ट्रेसेस होते हैं, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो यहां तक मुझे लगता है एकदम सेट है। अब डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा, एनसीईआरटी ने कंपाउंड का डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो मल्टी लेयर दिखाने की कोशिश की है, क्लियर है बिल्कुल। ऊपर के साथ पॉलीगोनल स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं आपको, पॉलीगोनल यहां पर आपको, ठीक है, क्यूबेडल या कॉलीमनार, बेस पर क्यूबेडल या कॉलीमनार होंगे पर स्क्वैमस नहीं होंगे। और ऊपर की साइड देखोगे हमेशा स्क्वैमस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप समझ रहे हो, पर यहां पर क्या है, मल्टी लेयर। तो आपको मल्टी लेयर टिश्यू देखने को मिल रहे हैं, यस या नो। तो यही कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है। और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की बात करें अगर हम बेटा, तो इनको भी आप क्लासीफाई कर सकते हो। किसके अंदर कर सकते हो सर, कंपाउंड को हम कर सकते हैं, ये स्ट्रेचेबल भी होते हैं और नॉन स्ट्रेचेबल भी होते हैं, ठीक है। स्ट्रेचेबल भी होते हैं और नॉन स्ट्रेचेबल भी होते हैं। इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल, समझना। स्ट्रेचेबल भी होते हैं और नॉन स्ट्रेचेबल भी होते हैं। स्ट्रेचेबल भी होते हैं और नॉन स्ट्रेचेबल भी होते हैं, क्लियर है बिल्कुल। तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं जो स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं, क्लियर है बिल्कुल। जो स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं, स्ट्रेचेबल का मतलब है इसमें स्ट्रेचिंग होती है, नॉन स्ट्रेचेबल का मतलब है इसमें स्ट्रेचिंग नहीं होती। समझे या नहीं समझे। अगर हम स्ट्रेचेबल की बात करते हैं इसमें स्ट्रेचिंग होती है, तो इनके लिए हमने टर्म यूज किया है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, एक नाम और है इनका, ठीक है, इनको यूरोथीलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरोथीलियम। यूरोथीलियम क्यों बोलते हैं इनको यूरोथीलियम, ठीक है। अच्छा, नॉन स्ट्रेचेबल को मैं आगे कराता हूं, नॉन स्ट्रेचेबल को मैं आगे कराऊंगा अभी अगली स्लाइड पर, स्टार बना देते हैं, ठीक है। इनको हम यूरोथीलियम भी बोलते हैं। जरा बताओ क्यों बोलते हैं इनको यूरोथीलियम, क्योंकि ये हमारे यूरिनरी सिस्टम, जैसे मान लो ये दिखाता हूं यहां पर इस तरीके से, ये किडनी है, पेल्विस, पेल्विस से यूरिटर, और यूरिटर फाइनली जाके खुलेगा किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, ये ब्लैडर, और फिर नीचे जाकर के यूरेथ्रा होगी। तो उसमें स्टार्टिंग की जो यूरेथ्रा होती है उसकी बात कर रहे हैं, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, ये स्टार्टिंग का प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, ये यूरिनरी ब्लैडर।
ऐसा ही एक यूरेटर यहाँ से भी आएगा, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। चलो अब ये यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम में हम जानते हैं ये जो ये वाला पार्ट होता है ना, पेल्विस रीजन होता है, पेल्विस। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये जो स्टार्टिंग वाली यूरेथ्रा होती है ना, नीचे तक होगी, 20 सेंटीमीटर होती है मेल में। अगर मैं यूरेथ्रा की लंबाई बात करूं, ठीक है, इन मेल 20 सेंटीमीटर, बहुत बड़ी होती है यूरेथ्रा मेल की, ठीक है, आप समझना। पर स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है ना, इसको प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा बोलते हैं, स्टार्टिंग वाला पार्ट, ठीक है। इसको भी लिख सकते हो प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा। तो 4 एग्जांपल मैं बता रहा हूं जहां ये मिलते हैं स्ट्रेचेबल। पेल्विस में मिलते हैं, यूरेटर में मिलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में मिलते हैं और प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा में मिलते हैं। इसीलिए इनको यूरोथीलियम टर्म यूज करते हैं, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम में देखने को मिलते हैं। सो इट इज कॉल्ड यूरोथीलियम। अब समझ में आया होगा, ठीक है। अब जब मल्टी लेयर की बात चल रही थी, मल्टी लेयर का मतलब है जिसमें कई लेयर होते हैं, तो जहां कई लेयर होंगे प्रोटेक्शन का काम करेंगे। एनसीईआरटी का डायग्राम भी समझ में आ रहा है, ठीक है। मल्टी लेयर को इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, स्ट्रेचेबल, इलस्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल को आप ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू बोल सकते हो, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। तो जहां स्ट्रेचिंग होती है वहां ही देखने को मिलते हैं। जैसे भाई यूरिनरी सिस्टम के अंदर तो स्ट्रेचिंग होती है ना, पता ही है आपको, ठीक है। इसलिए यूरिनरी सिस्टम में देखने को मिलते हैं। सो इट इज कॉल्ड यूरोथीलियम। कहाँ मिलते हैं भाई? पेल्विस में मिलते हैं, यूरेटर में मिलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में मिलते हैं, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा में मिलते हैं, डिस्टल यूरेथ्रा में ये नहीं मिलते हैं, ठीक है। दूर वाली जो यूरेथ्रा होती है वहां नहीं मिलते। ये 4 एग्जांपल हैं। सो इट इज कॉल्ड यूरोथीलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेचेबल इन नेचर, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया। अब बात आती है नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक है। इनको आप सिंपल तरीके से स्ट्रेटिफाइड टर्म यूज कर सकते हो। स्ट्रेटिफाइड माने भी मल्टी लेयर ही होता है, ठीक है। तो नॉन स्ट्रेचेबल के लिए मैं अलग स्लाइड लेके चलता हूं, ठीक है। नॉन स्ट्रेचेबल के लिए हम स्लाइड अलग लेते हैं। नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक है। अगर मैं नॉन स्ट्रेचेबल की बात करूं, नॉन स्ट्रेचेबल समझना, अगर मैं नॉन स्ट्रेचेबल की बात करता हूं तो नॉन स्ट्रेचेबल को हम क्लासीफाई करने वाले हैं। कर दें? चलो करते हैं। नॉन स्ट्रेचेबल को हम बोलेंगे, एक टर्म यूज करेंगे इसके लिए, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। उसको ट्रांजिशनल बोल रहे हैं, इसको स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, समझ रहे हो ना मेरी बात? नॉन स्ट्रेचेबल को हम बोलने वाले हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसको आप कैसे क्लासीफाई करोगे? हम कराते हैं क्लासीफाई। इनमें स्ट्रेचिंग नहीं होती, मल्टी लेयर है पर स्ट्रेचिंग नहीं होती, ठीक है। पर ये किसके बेस पर क्लासीफाई हो सकते हैं? जैसे आपने सिंपल को किया था। सिंपल को कैसे किया था भाई? जो फ्लैटेंड थे सिंपल स्क्वैमस, जो क्यूब शेप थे सिंपल क्यूबोइडल, जो कॉलम शेप थे सिंपल कॉलमनार। ऐसे ही फ्लैटेंड टिश्यू के भी मल्टी लेयर होते हैं, क्यूब शेप सेल्स के भी मल्टी लेयर हो सकते हैं, कॉलम शेप सेल के भी मल्टी लेयर हो सकते हैं। समझ गए ना मेरी बात? तो उसके बेस पर आप क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक। कैसे कर सकते हो सर? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार। सिंपल। बस एग्जांपल, तरीका मैं बताता रहा हूं, याद मैं करा दे रहा हूं, ठीक है। रिवीजन मैं कराऊंगा, बस आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड, सॉरी, स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड शॉर्ट में लिखता हूं मैं, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल
स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार। क्लियर है बिल्कुल, तीनों में डिवाइड कर दिया सेम उसी की तरह, सेम सिंपल की तरह, बस यहाँ मल्टी लेयर होंगे। ठीक है, अगर हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की बात करते हैं, ठीक है, करें बात, तो स्क्वैमस को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। जैसे स्किन है, स्किन भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है, पर यहां पर केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट होती है। डेड भाई, जहां पर भी डेड लेयर होगी तो डेड लेयर का मतलब है यहां पर केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होगा। हेयर की बात करते हैं तो हेयर में भी केराटिन प्रोटीन होती है, जहां पर भी केराटिन प्रोटीन होगी वो चीज डेड हो जाएगी। क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि वो केराटिन फाइबर होते हैं, उन टिश्यू को बिल्कुल डेड कर देते हैं, जहां भी डिपॉजिट होंगे डेड। ठीक है, तो इसको भी आप क्लासीफाई कर सकते हो। कैसे सर? ये केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज टाइप के हो सकते हैं। क्रेटिनाइज और नॉन क्रेटिनाइज में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो क्या? यस, हाँ, इसको क्रेटिनाइज और नॉन क्रेटिनाइज में डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है बिल्कुल? हेलो, ठीक है। अगर मैं क्रेटिनाइज की बात करता हूं तो क्रेटिनाइज का एग्जांपल बताओ। यहां पर केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। कौन सी प्रोटीन? केराटिन प्रोटीन। एग्जाम्पल स्किन, एनसीईआरटी ने एक ही एग्जाम्पल दे रखा है स्किन, पर नॉर्मल तो आप जानते हो भाई, ह्यूमन के केस में स्किन हो गई, हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, ये मैं केराटिन प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। यहाँ भी केराटिन प्रोटीन होती है, नेल्स में भी केराटिन प्रोटीन होती है। ठीक है, पर स्किन सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू विद केराटिन प्रोटीन। क्लियर है बिल्कुल? और केराटिन प्रोटीन तो अदर एनिमल्स में भी होती है। ठीक है, आपको पता होगा एनिमल्स के जो फैदर होते हैं केराटिन प्रोटीन होती है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? हॉर्न होते हैं, उनमें केराटिन प्रोटीन होती है। ठीक है, ये इनसॉल्युबल होती है। तो स्किन एग्जांपल ध्यान रखना है इसका। हाँ, यहाँ एग्जांपल ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, यहाँ केराटिन प्रोटीन एब्सेंट होती है, केराटिन एब्सेंट, यहाँ केराटिन प्रोटीन नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, केराटिन प्रोटीन यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो एग्जांपल बताओ कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलते हैं? एग्जांपल ऐसे याद रखो भाई, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो मल्टी लेयर हैं, जिनमें केराटिन प्रोटीन नहीं है, बक्कल कैविटी में, फेरिंग्स में, ठीक है, ईसोफेगस के अंदर, ठीक है, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक से कॉल्यूमिनार चालू हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में एनल कैनाल होती है। भाई एनल कैनाल से फीकल मैटर बाहर निकलता है, तो इतना प्रेशर होता है और फीकल मैटर एक आध लेयर को उड़ा भी सकता है। समझना मेरी बात। कभी कभी अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया तो समझ रहे हो ना, फीकल मैटर टाइट हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, और जब निकलता है ना 2-4 लेयर को उड़ा के निकलता है। पर चिंता की बात नहीं है, क्यों? क्योंकि यह मल्टी लेयर एपिथेलियल टिश्यू है। समझ रहे हो ना? सिंपल स्क्वैमस, सॉरी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि मल्टी लेयर वाले यहां पर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है। क्लियर है बिल्कुल? तो ये गट वाला ट्रैक याद रखोगे, ऊपर माउथ, फेरिंग्स, ठीक है, ईसोफेगस और एनल कैनाल। फीमेल के केस में वजाइना। ठीक है, इन सब जगह मल्टी लेयर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। 1-2 लेयर चली भी जाएं, चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जांपल काफ़ी काम के हैं, आपको याद भी रखने पड़ेंगे। जैसे ओरल कैविटी, जैसे फेरिंग्स, जैसे, और आ जाओ ईसोफेगस, और आगे बढ़ो, ईसोफेगस के अलावा एनल कैनाल, एनल कैनाल। फीमेल के केस में वजाइना, फीमेल के केस में वजाइना। ठीक है, वजाइना इन फीमेल। बस इतना तो आप याद रख सकते हो ना।
इतना तो याद रख सकते हो। या स्किन हो गया, ये गट वाला पार्ट बता दिया, फीमेल केस मैंने वजन ऐड कर दिया, ठीक है। अब बताती है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल। याद हो मैंने बोला था हमेशा जितनी भी सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं ना उनकी डक्ट में क्यूबोइडल ही होते हैं। अंतर इतना है सिक्रेटरी ग्लैंड की जो छोटी छोटी डक्ट होती हैं उनमें एक लेयर वाले क्यूबोइडल होते हैं, जो बड़ी बड़ी डक्ट होती हैं उसमें मल्टी लेयर वाले क्यूबोइडल होते हैं, बट होते क्यूबोइडल ही हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल याद रखना है, ठीक है। एग्जांपल लार्ज डक्ट ऑफ secretory glands like salivary, mammary, pancreatic, एटसेट्रा। याद रहेगा, ठीक है। जो सलाइवरी ग्लैंड हो गया, मेमोरी ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाटिक ग्लैंड हो गया, ठीक है। तो लार को निकालती हैं, मिल्क को निकालती हैं, ये पैनक्रियाटिक जूस को निकालती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इनकी जो बड़ी बड़ी डक्ट होती हैं, अगर डायग्रामेटिकली दिखाना चाहूं तो ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। ये ऐसे मानो ये बड़ी डक्ट है, ये ऐसे ऐसे। अब यहाँ एक लेयर तो नहीं होगी, समझ रहे हो। तो ये सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबोइडल के मल्टी लेयर होंगे, क्यूबोइडल के मल्टी लेयर होंगे, मल्टी लेयर जगह कम है। सिंपल क्यूबोइडल के मल्टी लेयर देखने को मिलेंगे, सिंपल क्यूबोइडल के मल्टी लेयर देखने को मिलेंगे, इसीलिए ऐसे याद रखो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। अब बताते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनार, ये बहुत कम होते हैं, ठीक है। आपकी आइज का कंजक्टिवा वाला पार्ट होता है ना, सफेद सफेद कंजक्टिवा, ठीक है, कंजक्टिवा ऑफ आइज, यहां देखने को मिल जाते हैं। तो इस पर क्वेश्चन आता भी नहीं है, बट हाँ एक एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूं कंजक्टिवा ऑफ आइज का। कंजक्टिवा ऑफ आइज, ठीक है। तो ये समझ में आया, नहीं आया? समझ में नहीं, याद हो जाना चाहिए, याद भी नहीं छप जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां आकर के हमारे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक चीज है जंक्शन, जंक्शन समझते हो, कोटा जंक्शन, मथुरा जंक्शन, समझ रहे हो ना मेरी बात, पटना जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब एक वो बहुत बड़ी जगह है जो कई चीज़ों को आपस में इंटर कनेक्ट करती है, उसको हम जंक्शन टर्म यूज़ करते हैं, समझ रहे हो ना। उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं हम जंक्शन, क्लियर है बिल्कुल। तो अब बात करते हैं यहाँ पर, आ जाओ सेल जंक्शन। भाई अगर मैं जंक्शन की बात करता हूं, जंक्शन कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो डिफरेंट सेल को आपस में इंटर कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, आपस में जोड़ने का काम करते हैं। हाँ, किसके लिए जोड़ते हैं, लीकेज ना हो इसके लिए भी जोड़ते हैं। हाँ, इसलिए भी जोड़ते हैं कि आपस में उनको अच्छे से बांध के रखा जाए, साथ साथ रहे, ठीक है। इसलिए भी जंक्शन का काम उनको एडहरिंग है, बांधना है। हाँ, कभी कभी जंक्शन दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में इंटर कनेक्ट करने का भी काम करते हैं। जंक्शन कभी कभी जो दो सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म को आपस में इंटर कनेक्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो भी सेल जंक्शन होते हैं, क्लियर है बिल्कुल। चलो भाई बात करते हैं सेल जंक्शन। एक क्वेश्चन आता है मोस्टली जंक्शन कहाँ देखने को मिलते हैं, तो कई टाइप के टिश्यू दिए होंगे, तो एपिथेलियल टिश्यू में मोस्टली जंक्शन देखने को मिलते हैं। जंक्शन का मतलब है जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जैसे कोटा जंक्शन, समझ रहे हो ना, वहां आपको कई जगह की ट्रेन मिल जाएंगी, कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं कई स्टेट को। मथुरा जंक्शन कई स्टेट को कनेक्ट करने का काम करते हैं, कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। सेल जंक्शन, तो मोस्टली जंक्शन कहां प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली जंक्शन प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। एक नोटेबल पॉइंट करके लिखा देता हूं मैं, क्वेश्चन इस पर डायरेक्टली पूछ लेते हैं। मोस्टली जंक्शन present in epithelial tissue.
मोस्टली जंक्शन प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। भाई मोस्टली जंक्शन एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन कर देते हैं जंक्शन का, कर दो भाई, ठीक है। अगर जंक्शन का क्लासिफिकेशन करते हैं, अगर जंक्शन का क्लासिफिकेशन करते हैं तो बेटा इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से पार्ट हैं 3 पार्ट, आ जाओ देख लो फटाफट। जैसे भाई हम यहां बात करेंगे, मैं लिख देता हूं पहले टाइट जंक्शन, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे टाइट जंक्शन, समझना मेरी बात, एडहरिंग जंक्शन, टाइट जंक्शन, जैसे एडहेरेंस जंक्शन, समझ जाना, शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। जैसे गैप जंक्शन, ये 3 मेन जंक्शन एनसीईआरटी में दे रखे हैं जो आपके सिलेबस में हैं, समझ गए माय डियर, ये आपके सिलेबस में तीनों एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, ठीक है। अरे टाइट जंक्शन, एडहेरेंस जंक्शन, गैप जंक्शन, ठीक है। अब इनके बारे में एक चीज समझ लेते हैं। अगर हम टाइट जंक्शन की बात करते हैं, टाइट का मतलब है जो लीकेज को रोकने का काम करते हैं, टाइटली दो सेल को आपस में बांध देते हैं, लीकेज ना हो पाए, ठीक है। टाइट का मतलब है जो लीकेज को रोकने का काम करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, जो लीकेज को होने नहीं देते। जैसे मानो यूरिनरी ब्लैडर है, अब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरा हुआ है, समझ रहे हो, यूरिन का प्रेशर बढ़ रहा है, अगर वो लीक हो गई तो क्या होगा, पर वहां टाइट जंक्शन है, समझ रहे हो, यूरिन को लीक नहीं होने देंगे। आपने एक जग पानी पी लिया, ठीक है, अब पानी कहां गया, स्टमक में, स्टमक एकदम फूल गया, एकदम टाइट हो गया, भाई लीकेज भी तो सकती है, पर लीकेज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि स्टमक में कौन होते हैं, टाइट जंक्शन होते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो टाइट जंक्शन क्या काम करते हैं, वो एक तरीके से एक तरीके से लीकेज को होने को रोकते हैं, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। लीकेज को होने को रोकते हैं, लीकेज होने से रोकते हैं, ऐसे बोलो, लीकेज होने से रोकते हैं एपिथेलियल टिश्यू में, ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी की लाइन लिख देता हूं मैं, stop substance from leaking across a tissue या cell। स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ सेल, आप समझ रहे हो ना, जो लीकेज को रोकने का काम करते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं बेटा, टाइट जंक्शन। अब बात करते हैं किसकी, हम एडहरेंस। एडहरेंस का मतलब होता है जो बांधने का काम करते हैं। अच्छा, इनको डेस्मोसोम्स टर्म भी यूज कर दो, इनके लिए कोई एक बार पूछा गया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्मोसोम्स। वैसे डेस्मोसोम्स का क्लासिफिकेशन अलग, इसको अलग तरीके से समझाते हैं, बट अभी आपके स्टैंडर्ड में देखा जाए तो एडहरिंग जंक्शन के लिए आप डेस्मोसोम्स टर्म यूज कर सकते हो आपके स्टैंडर्ड पर, समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ रहे हो। तो इनका मेन पर्पस क्या है, ठीक है, ये एक सीमेंट की तरह काम करते हैं, आसपास की सेल को आपस में बांधने के लिए एक सीमेंट की तरह काम करते हैं, इनको डेस्मोसोम्स बोल सकते हो, ठीक है। परफॉर्म कह सकते हो, परफॉर्म, ठीक है, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नाइबरिंग सेल टुगेदर, जो आसपास की सेल हैं उनको आपस में बांध के रखना है, ठीक है। तो परफॉर्म सीमेंटिंग, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप
नाइबरिंग सेल टुगेदर। समझ रहे हो, जो आसपास की सेल्स होती हैं उनको आपस में जोड़ के रखने का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं टाइट जंक्शन, सॉरी उनको बोलते हैं एडहरेंस। एडहरेंस माने बांधना, समझ रहे हो ना मेरी बात, जोड़ना, समझ रहे हो, गांठ लगाना, एडहरेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्मोसोम्स, ठीक है। तो परफॉर्म सीमेंटिंग, सीमेंटिंग की काम करते हैं, सीमेंट की तरह काम करते हैं। जैसे ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही सीमेंटिंग की तरह काम करते हैं टू कीप नाइबरिंग सेल टुगेदर। समझ में आया नहीं आया, यस या नो? ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। अब बात करते हैं हम गैप जंक्शन। गैप जंक्शन ले लो। अगर हम गैप जंक्शन की बात करते हैं बेटा, एक मिनट, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसकी गैप जंक्शन। तो इनका भी गैप नाम में छुपा हुआ है, गैप जंक्शन। कहीं ना कहीं गैप क्रिएट कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में इंटर कनेक्ट कर रहे हैं। समझना मेरी बात। जैसे मान लो एक सेल ये है, ये दूसरी सेल है, हाँ ऐसे, ठीक है भाई। दो अलग अलग सेल थे, इनके साइटोप्लाज्म को आपस में इंटर कनेक्ट जो कर रहे हैं ना, ये है गैप जंक्शन। समझ रहे हो, कह सकते हो। समझ रहे हो, कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल, जो आसपास के सेल है ना, इनसे जुड़े हुए सेल हैं जो, ठीक है, उनके साइटोप्लाज्म को आपस में इंटर कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल किसके लिए? फॉर, भाई क्या हो पाए आसानी से, तेजी से, रैपिड ट्रांसपोर्ट हो पाए, दो सेल के बीच में रैपिड ट्रांसपोर्ट हो। किसका ट्रांसपोर्ट हो? फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ, किसका रैपिड ट्रांसपोर्ट? फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ, कह सकते हो, ठीक है, आइंस स्मॉल मॉलिक्यूल sometime large molecule। समझ रहे हो, यानी क्वेश्चन इजी मिल जाएगा आपको, ठीक है। गैप जंक्शन दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आइंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम लार्ज मॉलिक्यूल। इनके बीच में आपस में इन चीजों का ट्रांसपोर्ट हो पाए, तो उसके लिए कौन से जंक्शन हो जाएंगे? गैप जंक्शन। क्लियर है बिल्कुल। तो आपको 3 टाइप के जंक्शन मैंने यहां बताया, आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक तो हो गए टाइट जंक्शन जो लीकेज को रोकने का काम करते हैं, दूसरे हो गए एडहेरेंस जिनको डेस्मोसोम्स भी बोलते हैं जो बांधने का काम करते हैं, और तीसरे हमने बात की थी यहां पर गैप जंक्शन जो दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आइंस, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समटाइम लार्ज मॉलिक्यूल या बिग मॉलिक्यूल। क्लियर है बिल्कुल। तो ये समझ में आया नहीं आया, तीनों टाइप के जंक्शन, किसका पर्पस क्या है? क्लियर है बिल्कुल, किसका पर्पस क्या है, ठीक है। चलो इतना ही सफिशिएंट है, ये पूरी एनसीईआरटी कवर होती है, नीट में इससे बाहर नहीं आता। लाइनें एनसीईआरटी की मैंने ऐड कर दी हैं, मोस्टली कहाँ मिलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू में मिलते हैं, पूछ लिया जाता है। क्लियर है। अब बात करेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, जिनका ओरिजिन मीजोडर्मल है। ओरिजिन कैसा होता है इनका? मीजोडर्मल, ठीक है। तो एनसीईआरटी की एक लाइन है कि कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट, यानी सबसे ज्यादा
भाई बॉडी में आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा मिलने वाले टिश्यू कौन से होते हैं, मोस्ट एबिडेंट टिश्यू कौन से होते हैं, आप बोलोगे कनेक्टिव टिश्यू, जो बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। समझ रहे हो, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अगर कुछ मिलता है तो कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। आप समझ रहे हो, तो बहुत भाई जितने भी कह सकते हो कि टेंडन कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू। समझ रहे हो, जितना फैट भरा पड़ा है कनेक्टिव टिश्यू, जितना एरियोला के अंदर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भरे पड़े सब कनेक्टिव टिश्यू हैं। ठीक है, तब मोस्ट अबिंडेंट यानी सबसे ज्यादा मिलने वाले अगर कोई टिश्यू है मोस्ट अबिंडेंट तो कौन से हैं बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ऑरिजिन क्या होगा इनका बता चुका हूं मैं, ऑरिजिन मीजोडर्मल, मीजोडर्मल ऑरिजिन क्या होगा, मीजोडर्मल। ये मैं पहले भी लिखा चुका हूं आपको, है ना, मीजोडर्मल ऑरिजिन है, सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबसे ज्यादा यही डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी बॉडी के अंदर, पहला। ठीक है, अब इनका नाम कनेक्टिव क्यों पड़ा भाई, कनेक्टेड टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनका स्पेशल फंक्शन ही है लिंकिंग, जोड़ना, सपोर्टिंग। ठीक है भाई, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग, मैंने बोला था इनका मेन फंक्शन क्या है, स्टार्टिंग में पहले कल लेक्चर में बताया था, सपोर्ट प्रोवाइड करना, सपोर्टिंग टिश्यू है। जैसे भाई स्केलेटल मसल्स का काम क्या है, ठीक है, सॉरी हाँ, हमारे स्केलेटल सिस्टम का काम क्या है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड कराना। स्केलेटल सिस्टम इसलिए तो मैं आज पोस्चर में हूँ, नहीं तो घर ही हो गया होता नीचे। क्लियर है बिल्कुल। तो टेंडन, लिगामेंट, इन सब का काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड कराना, आप बॉडी को आपस में कनेक्ट करना, लिंकिंग करना, तो ये मेन फंक्शन है इनका। ठीक है, अच्छा ये किससे मिलके बनते हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है, सिंपल, तीन चीजें सबके अंदर मिलेंगी, सारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, फाइबर्स होंगे, मैट्रिक्स होगा और सेल्स होंगे, तीन चीजें सबके अंदर होंगी, कॉमनली सबके अंदर होंगी, तो इसके लिए सोचना ही नहीं है। ठीक है, कॉमनली सभी के अंदर होंगी। अगर मैं कंपोजिशन की बात करता हूं, कंपोजिशन, तो कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे ना, कॉमनली सभी कॉमन तीन चीजें हैं यार इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे हम बात करेंगे इसके अंदर फाइबर्स, जैसे हम बात करेंगे इसके अंदर मैट्रिक्स, जैसे हम बात करेंगे इसके अंदर सेल्स, ये तीन बेसिक कंपोजिशन है जो सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू में आपको देखने को मिलने वाला है। सभी के अंदर बेसिक तीन कंपोजिशन मिलेंगे। जैसे अगर मैं सेल्स की बात करूं तो यहां डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट, पूरा डायग्राम बना के समझाऊंगा अभी। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट, जैसे प्लाज्मा सेल, जैसे ठीक है मैक्रोफेज, जैसे ठीक है भाई फाइब्रोब्लास्ट हो गए, प्लाज्मा सेल हो गए, मैक्रोफेज हो गए। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट वहां बोन को बनाएंगे। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, प्लाज्मा सेल हो गए, मैक्रोफेज हो गए, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट हो गए, ऑस्टियोब्लास्ट हो गए, ठीक है, एटसेट्रा कर दो। मीजेनकाइमल सेल भी होते हैं पर इतना सफिशिएंट है। अच्छा, एक और मास्ट सेल भी एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, मास्ट सेल, एटसेट्रा, एडिपोसाइट भी इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, एटसेट्रा, ये सब सेल्स इसके अंदर मिलते हैं जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आगे। फाइब्रोब्लास्ट पढ़ाऊंगा, प्लाज्मा सेल पढ़ाऊंगा, मैक्रोफेज पढ़ाऊंगा, ऑस्टियोब्लास्ट पढ़ाऊंगा, मास्ट सेल पढ़ाऊंगा, एडिपोसाइट पढ़ाऊंगा, ये सारे सेल यहाँ देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं फाइबर्स। तो फाइबर्स यहाँ पर 3 टाइप के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो वाइट कलर के,
एक येलो कलर के, ठीक है। अच्छा, जो व्हाइट कलर के फाइबर्स होते हैं इनको कोलेजन फाइबर बोलते हैं, कोलेजन फाइबर। येलो कलर के जो होते हैं इलास्टिन, इलास्टिन फाइबर। अच्छा, एक और होते हैं रेटिक्यूलर। रेटिक्यूलर का मतलब होता है जाल, नेटवर्क, समझ रहे हो? रेटिकुलम, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। एक होता है रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर का मतलब ही होता है इट इज अ थिन नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर विद रेटिकुलिन प्रोटीन। ऐसे लिख सकते हो, थिन नेटवर्क ऑफ collagen fiber with रेटिकुलिन प्रोटीन। रेटिकुलिन प्रोटीन के साथ थिन नेटवर्क होता है कोलेजन फाइबर का, पतला सा थिन नेटवर्क होगा कोलेजन फाइबर का विद रेटिकुलिन प्रोटीन। रेटिकुलिन प्रोटीन ऐसे दिखा, डायग्रामेटिकली दिखाओ ना, समझो, ऐसे 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 जाल होगा, जाल, पूरा जाल होगा इनका, ऐसे जाल, पूरा जाल होगा, नेटवर्क होगा कोलेजन फाइबर का। और इन कोलेजन फाइबर के अराउंड एक खास प्रकार की प्रोटीन होगी रेटिकुलिन प्रोटीन के अराउंड। ये ऐसे ऐसे बनते हैं ये फाइबर, ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो ना? ये हो गए रेटिकुलर फाइबर। पतला सा कोलेजन फाइबर का नेटवर्क होता है और उसमें रेटिकुलिन प्रोटीन होती है, तो ये रेटिकुलर। तो पूरे कनेक्टिव टिश्यू में या तो आपको व्हाइट कलर के कोलेजन फाइबर मिलेंगे, येलो कलर के इलास्टिन मिलेंगे, या रेटिकुलर फाइबर देखने को मिलेंगे। ये तीन फाइबर आप देखने वाले हो यहां पर। अब लास्ट में बचता है मैट्रिक्स। भाई मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं, समझना, अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो समझना, यहां पर जो मैट्रिक्स होता है वो एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, ध्यान रखना है। यहां जो मैट्रिक्स होता है इसको म्यूकोपॉलीसैकेराइड बोलोगे, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ये एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे हाइल्यूरोनिक एसिड हुआ, मोस्टली यही मिलता है, ठीक है। और भी डिफरेंट टाइप के, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट बोन्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जो कह सकते हो आप एक तरीके से जो मैट्रिक्स को बनाने का काम करते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है, या इनको ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन भी बोल सकते हो, पर एक ही याद रख लो, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड फाइबर तीन टाइप के होंगे, सेल्स डिफरेंट टाइप के होंगे, जैसे फाइब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेज, ऑस्टियोब्लास्ट, मास्ट सेल, एडिपोसाइट। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर को बनाने का काम करते हैं, प्लाज्मा सेल आप जानते हो बी लिम्फोसाइट होते हैं, मैक्रोफेज आप जानते हो फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट ये कार्टिलेज और बोन को बनाते हैं, मास्ट सेल ये आपको पता है बेसोफिल के जैसे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, और एडिपोसाइट फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। तो बेसिक कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं ना इनकी, तो बेसिक ये तीन कंपोजिशन देखने को मिलेगी। लगभग सेल में अंतर मिल जाएगा, मैट्रिक्स में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल जाएगा, पर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स लगभग सब जगह होते हैं, ठीक है। और इनमें से फाइबर में अंतर मिल जाएगा, पर बेसिक कंपोजिशन कनेक्टिव टिश्यू की यही है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबिंडेंट है, सबसे ज्यादा मिलने वाले टिश्यू अगर बॉडी में कोई है तो वो कौन है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे ज्यादा अगर बॉडी में कोई मिलेगा तो वो कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे, समझ रहे हो ना? सबसे ज्यादा बॉडी में अगर कोई मिलेगा मोस्ट अबिंडेंट तो कनेक्टिव टिश्यू है, पहली बात, ठीक है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, सबसे ज्यादा ये चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरी बात। तीसरी बात मैंने बताई थी, इनकी बेसिक कंपोजिशन फाइबर्स होंगे, मैट्रिक्स होगा, और अगर होगा तो किसके अलावा क्या होगा? सेल्स होंगे। इन तीन चीजों के मिलने से बनते हैं। क्लियर है बिल्कुल? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इनके पूरे कंपोजिशन की, सॉरी इसके पूरे टाइप्स की, ठीक है। तो कंपोजिशन में इतना सफिशिएंट है, बस ध्यान रखना है, फंक्शन मैंने बता दिया था आपका, सपोर्ट करने का काम करते हैं, ओरिजिन मेजोडर्मल है, ठीक है। अब बात करेंगे हम, सीधा आएंगे इनका टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से, समझ रहे हो ना मेरी बात, कि इनको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। देखो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड, समझ रहे हो मेरी बात?
54 सेकेंड, ठीक है। लूज, डेंस एंड स्पेसलेस कनेक्टिव टिश्यू कर देते हैं क्लासीफाई। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और स्पेशलाइज्ड। लूज कनेक्टिव टिश्यू, समझना, ढीले, डेंस, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस समझते हो? डेंस का मतलब आप टर्म यूज कर सकते हो डेंस के लिए, बहुत सघन, सघन टर्म यूज कर सकते हो। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, सघन से मतलब थोड़ा डेंस, हाईली डेंस तो समझते हो ना यार, आपके बालों की डेंसिटी डेंस, बहुत डेंस है आपके बाल, घने हैं, घने, सीख ऐसे टर्म यूज करो, ठीक है। तो इनको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को, लूज, ढीले, डेंस, सघन, ये स्पेशलाइज्ड हो गए, ठीक है। तो पहले लूज और डेंस की बात कर लेते हैं। अगर मैं लूज की बात करता हूं, लूज क्यों है? जैसे मान लो एक बाल्टी ले लो, बाल्टी, बकेट, उसमें आपने मैट्रिक्स यानी पानी भर दिया, मानो कोई मीडियम भर दिया, समझ रहे हो, उसमें सेल्स डाल दिए, सेल तो सभी जगह चाहिए, पर फाइबर आपने कम डाले, फाइबर थोड़े कम डाले तो ढीला हो जाएगा ना मामला। और इस बाल्टी में आपने भर दिए फाइबर, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के टर्म यूज़ करते हैं यूपी में, मतलब बहुत ज़्यादा डेंसली आपने फाइबर भर दिए, फाइबर ज़्यादा कर दिए मैट्रिक्स में, तो वो डेंस हो जाएगा, समझ गए ना मेरी बात। तो इनके केस में आप टर्म यूज़ कर सकते हो लेस फाइबर, मोर मैट्रिक्स। लेस फाइबर, मोर मैट्रिक्स, इसके केस में टर्म यूज कर सकते हो मोर फाइबर, लेस मैट्रिक्स, मोर फाइबर, लेस मैट्रिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड की बात करते हैं तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा एक तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो यहां हम आपको 2 टाइप के टिश्यू पढ़ाने वाले हैं, स्केलेटल और फ्लूइड। स्केलेटल में हम आपको यहां जो हिंट देंगे वो बोन एंड कार्टिलेज, अस्थि एंड उपास्थि। और फ्लूइड में आप यहां तो नहीं पढ़ाते, हम आगे फ्लूइड, सर्कुलर पूरा फ्लूइड पढ़ाएंगे, ठीक है, बॉडी फ्लूइड सिस्टम पूरा पढ़ाएंगे, उसमें ब्लड पढ़ाएंगे आपको और लिम्फ पढ़ाएंगे। तो ये इसका डिटेल हो गया। ये मतलब एक मैं खाका खींच रहा हूं, इस खाके से ही एनसीईआरटी की काफी लाइनें आपको सॉल्व हो जाएंगी कि टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लूज मतलब ढीले, ढीले हैं क्योंकि लेस फाइबर, फाइबर कम है, मोर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ज्यादा है तो ढीला होगा, ठीक है। मोर फाइबर पर मैट्रिक्स कम है, कंपैरेटिव फाइबर, तो टाइट मतलब डेंस होगा। स्केलेटल और फ्लूइड हो जाएंगे स्पेशलाइज के अंदर। बोनो कार्टिलेज पढ़ाने वाला हूं मैं, और यहां पर ब्लड और लिम्फ आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम 2 टाइप के टिश्यू पढ़ाएंगे आपको लूज के अंदर, एक एडिपोज और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर और एडिपोज क्या, समझना मेरी बात। तो यहां हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं एरियोलर और एडिपोज।
एरोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो एरोलर और एडिपोज तो पढ़ाऊंगा लूज के अंदर आपको, ठीक है। अभी बस एक एक लाइन में खत्म करता हूं, ठीक है, और ये दोनों यहां खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और डेंस, अब डेंस भी दो टाइप के हो सकते हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। समझाता हूं, डेंस रेगुलर पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, तो ये आप कवर करने वाले हो, ये टारगेट है। अच्छा सर, डेंस रेगुलर का मतलब क्या है? यहां आपने क्या किया है, मोर फाइबर, बाल्टी में बकेट में फाइबर को ठूस ठूस के भरा है। तर आपने अगर इसको बहुत पैटर्न से ठूस ठूस के भरा नहीं, रेगुलर पैटर्न में भरा है, तो डेंस रेगुलर हो जाएंगे। आपने टेढ़े मेरे उल्टे सीधे भर दिए बकेट के अंदर, तो डेंस रेगुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो मोर फाइबर लेस मैट्रिक्स, फाइबर ज्यादा है पर फाइबर का ओरिएंटेशन परफेक्ट है। जो फाइबर आपने भरे ना, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में भरे हैं, तो रेगुलर हो गए। और आपका ओरिएंटेशन खराब है फाइबर का, ऐसे भरती है उल्टे से टेढ़े मेढ़े, तो डेंस रेगुलर हो गए। समझ में आ गया होगा, डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर, ठीक है। अच्छा, यहां हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको डेंस रेगुलर के अंदर एग्जाम्पल? तो यहां मैं आपको दो एग्जाम्पल देने वाला हूं यहां पर, ठीक है। टेंडन और लिगामेंट, हम जो पढ़ाएंगे आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं? टेंडन पढ़ाने वाले हैं और लिगामेंट पढ़ाने वाले हैं। जो डेंस इरेगुलर होते हैं कवरिंग के अंदर होते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं? कवरिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन, कवरिंग ऑफ ऑर्गन मोस्टली कवरिंग ऑफ ऑर्गन में देखने को मिल जाते हैं डेंस इरेगुलर। तो ये खाका है, खाका का मतलब ये आपको पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक है। आपको सर 1 घंटा हो गया, आपने कनेक्टिव टिश्यू समझ रहे हो ना, क्योंकि मैं आपको एज अ मतलब यूट्यूबर की तरह नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, कि भाई स्टार्ट हो गया यूट्यूब पर दे दिया, ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे माना बैच चल रहा है, प्रॉपर रिवीजन कराते हुए, प्रॉपर समझाते हुए, प्रॉपर नोट्स बनवाते हुए, आप समझ रहे हो, बहुत प्रॉपर वे में चलेंगे, ठीक है, एकदम सुपर तरीके से, ठीक है। एक लेक्चर ज़्यादा लग जाए पर चलना बहुत बेटर तरीके से, पर हम कंपैरेटिव जो रूटीन क्लास लेते हैं ना, उससे कंसाइज फॉर्म में, समझ रहे हो, वहाँ पर टिश्यू में हम 4 से 5 लेक्चर लेते हैं, यहाँ 2 सवा 2 क्लासों के अंदर पूरा टिश्यू खत्म कर देंगे, सवा 2 क्लासों में, ठीक है। और कॉकरोच की 2 क्लास हैं, तो उसमें हम समझ रहे हो 1.25 मतलब 1.7 में कॉकरोच करा देंगे। 4 लेक्चर में हमारा टिश्यू और कॉकरोच आपके ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट होगा, ठीक है। चलो बेटा, तो एक बार फिर लूज समझ में आ गया क्यों है, ये 2 पढ़ने वाले हो। अच्छा, एरोलर क्या होते हैं? एरियोलर, एरियोला मतलब होता है बॉडी स्पेस। जब भगवान ने, नेचर ने हमारी बॉडी को बनाया तो बहुत सारे स्पेस थे बॉडी के अंदर, बहुत सारा एरोला, भाई रिप्स बनाए, चीज़ें बनाई, ऑर्गन बनाए, तो बीच में स्पेस भी तो रह जाते हैं। उन सारे स्पेस को फिल करने के लिए, स्पेस को हम एरियोला बोलते हैं। तो स्पेस को फिल करने के लिए जो लिक्विड मटेरियल बनाया, लूज कनेक्टिव टिश्यू बनाया उस एरियोला को फिल करने के लिए, तो नाम रख दिया हमने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो क्या करते हैं, फिल एरियोला, एरियोला मतलब होता है स्पेस ऑफ बॉडी, बॉडी स्पेस को फिल करने का काम करते हैं, ठीक है। एरियोला या फिल, एरियोला, एरियोलर उसी से लिया गया है। और एडिपोज क्या है? इट इज अ फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू, फैट स्टोरिंग। तो फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू को हम एडिपोज बोलते हैं, और एरियोला को फिल करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको एरियोलर बोलते हैं। दोनों के दोनों लूज कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि इसमें लेस फाइबर मोर मैट्रिक्स है। क्लियर है बिल्कुल। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें मैट्रिक्स ज्यादा है, ठीक है, फाइबर सॉरी मैट्रिक्स कम है, फाइबर ज्यादा है, पर फाइबर का ओरिएंटेशन परफेक्ट है तो रेगुलर, फाइबर का ओरिएंटेशन इरेगुलर है, बिगड़ा हुआ है तो डेंस रेगुलर, ठीक है। और जहां परफेक्ट होता है वहां टेंडन और लिगामेंट पढ़ाने वाला हूं। टेंडन और लिगामेंट सपोर्ट के लिए होते हैं, जो बोन को मसल से जोड़ते हैं वो टेंडन होते हैं, जो
बोन को बोन से जोड़ते हैं वो लिगामेंट होते हैं। जो इरेगुलर होते हैं मोस्टली जो ऑर्गन की कवरिंग होती है वहां देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड में ये आ गए। ये टोटल समरी हो गई इस कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एनसीईआरटी का एक पैरा दे रखा है, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। टिश्यू का जो खाका खींचा है मैंने उससे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है, उससे क्वेश्चन आपको यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर मैं इनकी बात करता हूं, एरोला और एडिपोस दोनों ही स्किन के नीचे देखने को मिलते हैं, बोथ प्रेजेंट इन बेनिथ स्किन। अच्छा जगह नहीं है, कोई नहीं, यह एनसीईआरटी में लिखा होगा, मैं करा दे रहा हूं, ठीक है। लूज कनेक्टेड टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस, ठीक है, वही मैट्रिक्स के अंदर लूजली अरेंज है। जैसे हम पढ़ाने वाले यहां पर क्या, एरोलर, और क्या पढ़ाने वाले हैं, एडिपोज, ये दोनों ही लूज में आ गए। अगर मैं एरोलर की बात करता हूं तो आप हेडिंग डालोगे यहां पर एरोलर और ये एक लाइन लिखोगे, फिर एडिपोज हेडिंग डालोगे, ये लाइन लिखोगे, अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो, ठीक है। एरोलर कहां होते हैं, प्रेजेंट बेनिथ स्किन, स्किन के नीचे होते हैं, स्किन के नीचे होते हैं। देखा होगा ना, ये स्किन आपकी टाइटली जुड़ी हुई है। टाइट क्यों जुड़ी हुई है स्किन, टाइट इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि एरोलर टिश्यूज को कनेक्ट करके रखे हैं मसल से। जब आप ओल्ड हो जाओगे तो आपके स्किन और मसल्स के बीच के एरोलर टिश्यू डीजनरेट कर जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप स्किन को उठाओगे, उठ जाएगी आपकी स्किन। देखो बुढ़े लोगों की स्किन एकदम ऊपर अलग हो जाती है, क्यों, क्योंकि बीच के एरोलर टिश्यू डीजनरेट कर चुके हैं। जब एरोलर टिश्यू डीजनरेट कर जाते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि ये स्किन को टाइटली टोनिंग कहते हैं ना, स्किन बड़ी टोन है इसकी, ठीक है। स्किन में टोनिंग क्यों है, क्योंकि एरोलर टिश्यू अभी जवान है, समझ रहे हो ना, बढ़िया है, समझ रहे हो, प्रेजेंट है, जो स्किन को मसल से कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट बेनिथ स्किन ऑफ्टन इट सर्व एज द सपोर्ट फ्रेम, ये क्वेश्चन आता है, ये एक सपोर्ट फ्रेम बनाते हैं, सपोर्ट फ्रेमवर्क किसके लिए, फॉर एपिथेलियम। भाई हमारी स्किन के लिए सपोर्ट, स्किन को मसल से जोड़ करके सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। कौन प्रोवाइड करा रहे हैं, आप बोलोगे एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये लाइन पूछी गई है, ठीक है। इट कंटेन, इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट का मतलब है जो फाइबर बनाने का काम करते हैं, अभी मैं डायग्राम में दिखाने वाला हूं इनके बारे में, ठीक है। सेल दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर, और इनके अंदर क्या क्या होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट मैंने बताई दी आपको, मैक्रोफेज होते हैं, ठीक है, मास्ट सेल होते हैं, बस इन्होंने 3 ही दे रखे हैं पर मैं सारी ही बताऊंगा आपको अभी, ठीक है। ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज क्या होते हैं, एडिपोज का मतलब है फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, यानी कनेक्टेड टिश्यू विच फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ एडिपोसाइट, जो एडिपोसाइट के एग्रीगेशन से बनते हैं वो, समझ रहे हो, वो एडिपोज टिश्यू है। एडिपोसाइट क्या होते हैं, जो फैट को स्टोर करते हैं। क्लियर है, बिल्कुल, डायग्राम बनाता हूं, दिखाता हूं इसका, ठीक है। लोकेटेड, ये भी मेनली कहां होते हैं, अभी बताया, दोनों के दोनों कहां लोकेटेड होते हैं, बेनिथ द स्किन, ठीक है। तभी फीमेल की स्किन के नीचे इनकी थिक लेयर होती है, मेल के नीचे इनकी थिन लेयर होती है, ठीक है, कंपैरेटिव। इसलिए फीमेल की जो स्किन होती है कंपैरेटिव मेल थोड़ी सॉफ्ट होती है, क्योंकि वहां एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होते हैं। मेल की स्किन थोड़ी रफ होती है, क्योंकि यहाँ एडिपोज टिश्यू कम होते हैं। और यही टिश्यू सनलाइट से, ठीक है, विटामिन, कौन सी विटामिन, कमेंट में बताओ, कौन सी विटामिन बनती है स्किन के नीचे, कौन सी विटामिन बनती है जो हड्डियों को मजबूत करती है, इस कमेंट में बताओ कौन सी विटामिन बनेगी। उस विटामिन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, फैट को स्टोर करने का काम करते हैं, इसलिए इनको एडिपोसाइट बोलते हैं, ठीक है। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जब फैट की जरूरत क्यों होती है, जब आपको खाना नहीं मिलेगा तो यही फैट टूट के आपको न्यूट्रिएंट्स भी देता है, समझ रहे हो। पर एकदम जो ब्राउन फैट होता है वो तो इजीली दे देता है, पर वाइट फैट इतनी इजीली नहीं देता, ठीक है। पर हाँ, एक तरीके से ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, कुशन का काम करते हैं, ठीक है, हमारे ऑर्गन के चारों तरफ होते हैं, ठीक है। इमरजेंसी में ये ब्रेक होते हैं और आपको एनर्जी भी प्रोवाइड कराते हैं। इंसुलेटर का भी काम करते हैं, स्किन के नीचे लेयर है ना इनकी, तो आपके अंदर की हीट को बाहर निकलने से रोकती भी है, समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। न्यूट्रिएंट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली यूज नहीं होता, पर हाँ करते हैं, आर कन्वर्ट इनटू फैट एंड आर स्टोर इन दिस टिश्यू। जो फैट होता है जो इमीडिएटली तो आपको न्यूट्रिएंट नहीं देता, भाई पहले कार्बोहाइड्रेट यूज करते हो, समझ रहे हो। जब कार्बोहाइड्रेट सारा खत्म हो जाए तब जाके फैट का ब्रेक डाउन होता है, और फैट भी खत्म हो जाए तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो समझ में आया नहीं, मेन पॉइंट मैंने अंडरलाइन कर दिए ये एनसीईआरटी वाले। अब आगे कहानी चलती है,
डायग्राम की, जैसे मैंने बोला एडिपोज टिश्यू, अभी बोला एडिपोज टिश्यू, अभी बोला एरोलर टिश्यू, ये एरोलर टिश्यू का डायग्राम है, एरोलर टिश्यू, ये एरोलर का डायग्राम है। एडिपोज एंड एरोलर, ठीक है। अब एरोलर में आपको देखो क्या क्या समझ में आ रहा है भाई, ये इरेगुलर शेप के दिख रहे हैं, ये मैक्रोफेज हैं, मैक्रोफेज दिख रहे हैं, भक्षण कोशिकाएं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैगोसाइटोसिस पकड़ के खा लेना, फैगोसाइटोसिस, जो फैगोसाइटोसिस करते हैं पकड़ के खा लेते हैं और सेल्स को, गंदगी को, स्कैवेंजर ऑफ बॉडी कह सकते हो, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट लार्जेस्ट जो सेल्स होते हैं, लार्जेस्ट यही होते हैं, लार्जेस्ट फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, जो क्या काम करते हैं, सीक्रेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड फाइबर। फंक्शन क्या है, सीक्रेशन देख भी रहा है, फाइबर्स निकल रहे हैं, कोलेजन फाइबर निकल रहे हैं यहां से, कोलेजन फाइबर, ठीक है, समझ रहे हो। और ध्यान से देखो और कौन से सेल दिख रहे हैं आपको, ये तो ब्लड वेसल्स हो गए, ये एडिपोसाइट हो गए, ठीक है। अच्छा ये सेल्स दिख रहे हैं, ये कौन से सेल्स हैं जरा बताओ, ये इरेगुलर न्यूक्लियस दिख रहा है, कौन से सेल्स होंगे ये, न्यूट्रोफिल्स, ये तो एनसीईआरटी दे रही है। मास्ट सेल भाई, ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं इसके अंदर, तो मास्ट सेल है, ग्रेन्यूलोसाइट होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। ये जो दिख रहे हैं क्या है, प्लाज्मा सेल, गोल गोल न्यूक्लियस है, लिम्फोसाइट है, प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल्स। हेडफोन जैसा न्यूक्लियस दिख रहा है, जो नए बच्चे हैं 11th के, उनको मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगा, इन एक एक WBC को क्लासीफाई करूंगा, ठीक है। तो जो हेडफोन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये कौन से WBC होते हैं जिनमें हेडफोन होता है, जरा बताओ। इओसिनोफिल्स भाई, जिनमें हेडफोन होता है, इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। अब फाइबर बच्चे, सर कोलेजन फाइबर तो समझ में आ रहे हैं, सर येलो कलर के जो फाइबर दिख रहे हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, सर पिंक कलर के जो फाइबर दिख रहे हैं, सर इनको क्या बोलते हैं। जो येलो कलर के फाइबर दिख रहे हैं ना, तो येलो कलर के कौन से होते हैं, इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर। सर जो पिंक कलर के फाइबर नेटवर्क बना रहे हैं, रेटिकुलर फाइबर। अब देखो एरोलर टिश्यू में आपने पूरा कंपोजिशन पढ़ लिया, तीनों फाइबर आ गए, कोलेजन फाइबर आ गए, इलास्टिन फाइबर आ गए और रेटिकुलर फाइबर आ गए, तीनों फाइबर आ गए, ठीक है। सारे सेल्स आ गए, सेल्स में कौन कौन से आ गए, न्यूट्रोफिल्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, इओसिनोफिल्स, समझ रहे हो, सारे सेल्स भी समझ में आ गए। इनके बीच में भरा क्या होगा अंदर, मैट्रिक्स, जो क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन भी बोल सकते हो। मोस्टली बॉडी में कौन सा मिलता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का पूरा डायग्राम आपका एनसीईआरटी बता देती है। और ये जो डायग्राम बता रही है एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू लिखा हुआ है, फैट स्टोरिंग एरिया, ये न्यूक्लियस होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां पर फैट भरा हुआ है, तो फैट को स्टोर करने वाले टिश्यू को हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। एडिपोज और एरिकुलर दोनों ही स्किन के नीचे देखने को मिलते हैं, प्रेजेंट बेनिथ स्किन, ठीक है, आप समझ रहे हो। और इसमें जो अगर मैं बात करता हूं एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो ये हमारी स्किन की एपिथेलियम के लिए फ्रेमवर्क का काम करते हैं, स्किन को जोड़ते हैं मसल से, एक्ट एज अ फ्रेमवर्क, ठीक है। ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, कुशन का काम करते हैं, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। इंसुलेटर का काम करते हैं, हमारे हीट को बाहर निकलने से रोकते हैं, क्लियर है बिल्कुल। और इमरजेंसी में ये न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आपका लूज वाला का पार्ट कंप्लीट है। अब बात करते हैं डेंस। अगर मैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करता हूं, तो इनको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। और डेंस इरेगुलर।
ये एनसीईआरटी डायग्राम में बनाने पड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। डेंस रेगुलर और डेंस रेगुलर, भाई ये दो टाइप के होते हैं। डेंस रेगुलर यानी ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन फाइबर क्या है, रेगुलर। ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन फाइबर क्या है, इरेगुलर। इरेगुलर ओरिएंटेशन है, रेगुलर ओरिएंटेशन है। तो दो प्रकार के हो गए, रेगुलर और इरेगुलर। मेरी बात समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो, ठीक है यार, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो रेगुलर और इरेगुलर। अगर मैं आपसे कहता हूं डेंस रेगुलर में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, तो डेंस रेगुलर में दो चीजें पढ़ाऊंगा, टेंडन और लिगामेंट। तो लिख देते हैं, तो डेंस रेगुलर में आप पढ़ने वाले हो टेंडन और लिगामेंट, इसी में ऐड कर देते हैं, खत्म भी कर देते हैं। मैजिकल नोट्स बनाने हैं आपको ये, ठीक है। यहां आप पढ़ने वाले हो टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट, ठीक है। तो आप कवर करने वाले हो यहां पर क्या क्या, टेंडन कवर करने वाले हो और लिगामेंट कवर करने वाले हो, ठीक है। तो टेंडन क्या होते हैं बेटा, टेंडन जरा बताओ, टेंडन क्या होते हैं, किससे मिलके बनते हैं। तो टेंडन ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, कंटेन कोलेजन फाइबर। जबकि अगर मैं लिगामेंट की बात करता हूं तो यहां पर येलो इलास्टिन और फ्यू कोलेजन भी होते हैं, दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना, इसके अंदर सिर्फ कोलेजन फाइबर होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, ये इलास्टिक होते हैं क्योंकि इसमें इलास्टिन फाइबर होते हैं, इलास्टिसिटी होती है खींचने वाले, पर उसको स्ट्रेंथ देने के लिए यहां पर कुछ कोलेजन फाइबर भी होते हैं। अगर मैं टेंडन की बात करता हूं, टेंडन क्या काम करते हैं, दे जॉइन बोन टू मसल। जबकि इनकी बात करते हैं, ये किसको जोड़ते हैं, बोन टू बोन। जो बोन को बोन से जोड़े वो लिगामेंट है। अगर भूल जाता है समझना, ठीक है। ये मान लो ये बोन है, ये मानो एक मसल्स है। अगर बोन को मसल से जोड़ना है तो कैसा स्ट्रक्चर चाहिए, आपको एक टी शेप स्ट्रक्चर चाहिए, समझना। और बोन को बोन से जोड़ना है, आपको बोन को बोन से जोड़ना है तो कैसा स्ट्रक्चर चाहिए, आपको एक एल शेप स्ट्रक्चर चाहिए जो बोन को बोन से जोड़ सकता है। जो बोन को बोन से जोड़ सकता है वो एल शेप स्ट्रक्चर है, जो बोन को मसल से जोड़ेगा वो टी शेप स्ट्रक्चर है। तो टी मतलब टेंडन, बोन को मसल से जोड़ेंगे, एल शेप लिगामेंट जो बोन को बोन से जोड़ेंगे। टेंडन और लिगामेंट दो आपको याद रखने। जो रेगुलर का पार्ट है, इरेगुलर का रेगुलर का पार्ट है। तो इरेगुलर का काम क्या है भाई, इरेगुलर क्या कर रहे हैं यहां पर, तो डेंस इरेगुलर मैंने बताया था कवरिंग। कहां कहां होते हैं, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है। कहां होते हैं, एग्जांपल पर क्वेश्चन आएगा। एग्जांपल, स्किन के नीचे क्या होती है भाई, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होती है, डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन डर्मिस ऑफ स्किन, डर्मिस ऑफ स्किन। और कहां होते हैं, ठीक है, कवरिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन, हमारी कवरिंग। जैसे एग्जांपल, जैसे ग्लिसन्स कैप्सूल, आपको याद हो लिवर, कवरिंग ऑफ लिवर, ग्लिसन्स कैप्सूल, ग्लिसन्स कैप्सूल लिवर की कवरिंग होती है। जैसे पेरीऑस्टियम, पेरीऑस्टियम बोन की कवरिंग होती है। जैसे पेरिकॉन्ड्रियम, कार्टिलेज की कवरिंग होती है। जैसे पेरिकार्डियम, कार्डियम मतलब हार्ट की बात चल रही है,
ठीक है, हार्ट की बात चल रही है, पेरिकार्डियम मतलब हार्ट की बात चल रही है, समझ गए ना मेरी बात। तो ये आपका एंड होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू पूरे, बस इतना इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आपने इतना कर लिया, एनसीईआरटी का ये डायग्राम समझ लिया, सारे क्वेश्चन कर दोगे, कुछ नहीं छूटने वाला। हर चीज को सरल कर रहे हैं, टिपिकल नहीं करना, सिंपल करना है, इजी करना है, टिपिकल नहीं करना, समझ गए ना मेरी बात। काम है सिंपल करने का, टिपिकल करने का नहीं है। हर चीज का हलवा बनाएंगे, टेंशन मत करो, पूरी बायो का हलवा बना के खिलाएंगे आपको, ठीक है, और डाइजेस्ट भी कराएंगे, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट शाउट है? नहीं होगा। तो अब तीसरा आता है यहां पर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू कर लिए, लूज में एरुलर और एडिपोज थे, ठीक है। हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू कर लिए जिसमें डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर थे। रेगुलर में टेंडन लिगामेंट, इरेगुलर कवरिंग बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और तीसरे फिर आते हैं इसके अंदर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें ब्लड और लिम्फ तो हम फ्लूइड वाले चैप्टर में कराएंगे, ठीक है, बट कार्टिलेज और बोन का बेसिक जो एनसीईआरटी ने एक एक पैरा दे रखा है उतना बताना पड़ेगा। थोड़े से एग्जाम्पल ऐड कर देंगे इसके अंदर, समझे या नहीं समझे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहां पर किस चीज की बात करने वाले हैं, अब यहां बात करने वाले हैं कार्टिलेज, हिंदी में बोलते हैं उपास्थि, समझे। तो कार्टिलेज क्या होते हैं, जैसे ना ये जैसा कार्टिलेज, फ्लेक्सिबल कार्टिलेज, समझ रहे, कार्टिलेज है, ये क्या है, कार्टिलेज है, ठीक है। बोन और कार्टिलेज में अंतर क्या होता है, बोन हार्ड होते हैं, बोन एकदम हार्ड होते हैं, बोन को आप दबाओगे तो टूट जाएंगे, पर कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होते हैं, अगर आप दबाओगे तो टूटेंगे नहीं, कंप्रेस हो जाएंगे, समझ रहे हो। नॉन प्लाइबल और प्लाइबल, प्लाइबिलिटी समझते हो, कंप्रेसिबल। अगर मैं कार्टिलेज की बात करता हूं, ये हल्के से प्लाइबल होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है, कंप्रेसिबल होते हैं इसलिए रजिस्ट होते हैं कंप्रेशन के, आप दबाओगे तो टूटेंगे नहीं। जबकि अगर मैं बोन की बात करूंगा, उनको दबाओगे तो टूट जाएंगे क्योंकि नॉन प्लाइबल हैं, समझे या नहीं समझे, समझ रहे होगे, हाँ बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्टिलेज। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, समझ रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी सॉलिड तो दोनों होते हैं, बोन और कार्टिलेज, पर ये प्लाइबल होते हैं। प्लाइबल का मतलब है कंप्रेसिबल, इनको आप कंप्रेस कर सकते हो, समझे या नहीं समझे। तो सबसे पहले मैं बेसिक कंपोजिशन की बात करूंगा। बेसिक कंपोजिशन किससे मिलके बनते हैं, समझो। अच्छा पहले डायग्राम बनाऊं इसका, फिर कंपोजिशन पर आता हूं। बेसिक कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। किस किस से मिलके बनते हैं कार्टिलेज, आ जाओ। इसमें मैट्रिक्स होता है, तीन चीजें सबके अंदर होंगी, ठीक है, फाइबर्स होंगे इसके अंदर, और इसके अंदर सेल्स होंगे। ये तीनों कंपोजिशन आपकी सब जगह देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। इसमें जो मैट्रिक्स होता है ना, इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ड्रिन, ठीक है। फाइबर्स भाई कार्टिलेज है, कार्टिलेज में दो टाइप के फाइबर होंगे, ठीक है, एक तो उसमें कोलेजन फाइबर भी होंगे एंड इलास्टिन फाइबर भी होंगे। क्योंकि कई कार्टिलेज तो बहुत हार्ड होती हैं, कई कार्टिलेज बहुत हार्ड होती हैं, ठीक है, और कई कार्टिलेज बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। जो फ्लेक्सिबल कार्टिलेज हैं तो वहाँ इलास्टिन फाइबर होंगे, समझ रहे हो। जो हार्ड कार्टिलेज हैं, समझ रहे हो, इंटरवर्टिब्रल डिस्क आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर है, तो वहाँ पर कोलेजन फाइबर होंगे, ठीक है। अब बात आती है सेल्स। सेल्स को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, और कॉन्ड्रोक्लास्ट। थ्री टाइप के सेल में डिवाइड करने वाले हैं।
कॉन्ड्रोक्लास्ट। जैसे कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब होता है ऐसे सेल जो हर समय डिवाइड करते रहते हैं। साइट आफ्टर ब्लास्ट के बाद साइट ही बनते हैं, कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट, जिनमें डिवीजन रुक जाती है, मैच्योर, इमैच्योर, मैच्योर। एक हो गया कॉन्ड्रोक्लास्ट, कॉन्ड्रोक्लास्ट, ये मैक्रोफेज है जो कार्टिलेज के अंदर बैठे हुए हैं। ये 3 टाइप के सेल आपको कार्टिलेज में देखने को मिलेंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट और कॉन्ड्रोक्लास्ट। अब डायग्राम में दिखाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। जैसे मान लो, इससे कंसेप्ट मजा आएगा, ठीक है। ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज का मैं पीस लेके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। एक टुकड़ा, ये कार्टिलेज का टुकड़ा है। इस कार्टिलेज के बाहर आपको रेड कलर की पेरिफेरी पर ब्लड वेसल्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कार्टिलेज की पेरिफेरी पर ब्लड वेसल्स होते हैं पर अंदर नहीं होते, समझ रहे हो। कार्टिलेज टूट जाएंगे ना, पहले कार्टिलेज टूटते नहीं, आसानी से नहीं टूटते कार्टिलेज, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल चीज टूटती नहीं है, ठीक है। बोन टूट जाते हैं, पर बोन टूट जाते हैं तो जुड़ भी जल्दी जाते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स बहुत डेंस होते हैं। पर कार्टिलेज के मैट्रिक्स में ब्लड वेसल्स नहीं होते, इसलिए आसानी से जुड़ते नहीं है। बस उसकी पेरिफेरी जो कवरिंग होती है ना, पेरिकॉन्ड्रियम, वो वेस्कुलर होती है, अंदर मैट्रिक्स वेस्कुलर नहीं होता। यहीं से न्यूट्रिशन डिफ्यूजन से मिलता है, ठीक है। तो ये पेरिफेरी है, कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, ये पढ़ रहे हो ना, ये कवरिंग ऑफ कार्टिलेज है, कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम, अभी बताया था ना, पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं कवरिंग ऑफ कार्टिलेज को, पेरिकॉन्ड्रियम, समझ रहे हो। क्या बोलते हैं इसको, पेरिकॉन्ड्रियम। और ये कैसी होती है, वेस्कुलर होती है, वेस्कुलर, पेरिकॉन्ड्रियम वेस्कुलर होती है। क्यों होती है वेस्कुलर, क्योंकि यहां पर ब्लड वेसल्स देखने को मिल रहे हैं। चलो अब अंदर मैट्रिक्स में आ जाओ, अंदर इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को अभी बताया था मैंने, कार्टिलेज के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रिन। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या देखने को मिलेगा, छोटे छोटे लैक्यूने देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे लैक्यूने देखने को मिलने वाले हैं मैट्रिक्स में, छोटे छोटे लैक्यूने, ये लैक्यूना, ये लैक्यूना, ये लैक्यूना, ऐसे लैक्यूने मिलेंगे। और इनके बीच में आपको व्हाइट कलर के कोलेजन फाइबर भी देखने को मिलेंगे, कोलेजन फाइबर भी देखने को मिलेंगे अंदर, ये कोलेजन फाइबर, ये कोलेजन फाइबर, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है इसका, वैसे ही बना रहा हूं, कोलेजन फाइबर भी देखने को मिलेंगे। यानी मैट्रिक्स के अंदर आपको, अगर भाई डिपेंड करता है किस टाइप की कार्टिलेज है, यहां पर आपको कोलेजन फाइबर भी मिल सकते हैं, यहां पर आपको इलास्टिक है तो इलास्टिन का फाइबर भी मिल सकते हैं, इलास्टिन फाइबर भी देखने को मिल सकते हैं कॉन्ड्रिन के अंदर। क्लियर बिल्कुल। अब यहां छोटे छोटे दिख रहे हैं ना सर्किल टाइप के, ये क्या है, लैक्यूने, ठीक है। इन लैक्यूने के अंदर क्या होगा, इन लैक्यूने के अंदर समझो मेरी बात, ये सेल्स दिख रही है ना, ये सेल्स, ये सेल्स, ये सेल्स, ये सेल्स, ये सेल्स, ये वो सेल्स हैं जो इस कार्टिलेज को बनाने का काम करती हैं। यानी आप कह सकते हो इन सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल, ठीक है। कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल जो कार्टिलेज को बनाने का काम करते हैं। तो सर कॉन्ड्रोब्लास्ट कहां होते हैं, समझो मेरी बात, ये आउटर पेरिफेरी पर लगे होते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट,
और यही आगे जाकर के कॉन्ड्रोसाइट बनाते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट से ही कॉन्ड्रोसाइट बनते हैं, पर कॉन्ड्रोब्लास्ट इमैच्योर होते हैं, कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं, कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं। प्रेजेंट ऑन आउटर पेरिफेरी, कहाँ होते हैं? बाहर की परिधि पर, आउटर पेरिफेरी पर लगे होते हैं। ठीक है, ये दिख रहे हैं कौन है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। इमैच्योर होते हैं, इमैच्योर होते हैं। ठीक, कॉन्ड्रोब्लास्ट इमैच्योर होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट आउटर पेरिफेरी। या क्या क्या बनाते हैं? ये कॉन्ड्रोसाइट बनाते हैं। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट से ही कॉन्ड्रोसाइट बनते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट से ही कॉन्ड्रोसाइट बनते हैं। तो ये बेसिक्स, इस डायग्राम से सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। पोजीशन क्लियर हो रही है, कौन सी सेल कहां होती हैं, कार्टिलेज का डायग्राम क्या होता है, कार्टिलेज की जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, सब बातें मैंने बता भी दी थी। ठीक है, अब इन तीनों की पोजीशन में लिख देता हूं। ठीक है, जैसे कॉन्ड्रोब्लास्ट कहां होते हैं? प्रेजेंट, अच्छा पहले तो कैसे होते हैं? मैच्योर, इमैच्योर। ये इमैच्योर होते हैं, ये मैच्योर होते हैं। इनकी पोजीशन क्या है? इनकी पोजीशन प्रेजेंट ऑन आउटर पेरिफेरी, आउटर पेरीफ्री। जबकि ये कहां होते हैं? चेक कैविटी में, प्रेजेंट इन लैक्यूने, प्रेजेंट इन लैक्यूने। सिंगल भी हो सकते हैं या ग्रुप में भी हो सकते हैं। दोनों केस मैंने दिखाए थे, अभी सिंगल भी थे, ग्रुप में भी थे। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये मैक्रोफेज हैं, फैगोसिटिक सेल्स। क्या काम करते हैं? फैगोसिटिक सेल, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, पकड़ के खा लेना, भक्षण कर लेना, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज को खाने का काम करते हैं। ठीक है, जब छोटा सा बच्चा होता है ना, जब यूट्रस में होता है, गर्भाशय में, तो उसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, तभी तो बाहर आसानी से आ पाता है, क्योंकि उसकी बॉडी मेनली कार्टिलेज के मिलने से बनती है। पर जब जन्म हो जाता है तो धीरे धीरे ये कार्टिलेज रूपांतरित होती हैं, कन्वर्ट होती हैं बोन के अंदर। कैसे? ये सेल कार्टिलेज को खाती जाती हैं और उनकी जो कैविटीज होती हैं उसमें बोन बनाने वाले सेल बैठ जाते हैं जाकर के, और उस जगह को भर देते हैं बोनी मटेरियल से। तो धीरे धीरे कार्टिलेज रिप्लेस्ड बाय बोन, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट मैक्रोफेज। समझ रहे हो? फैगोसिटिक सेल्स। यहां तक समझ में आया? अच्छा, इन दोनों का काम क्या होता है? फॉर्मेशन, मेंटेन एंड फॉर्मेशन एंड मेंटेन ऑफ कार्टिलेज। ये कार्टिलेज का फॉर्मेशन करते हैं और उनको मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, यानी इनकी ग्रोथ वगैरह को मेंटेन करने का काम करते हैं। फॉर्मेशन एंड मेंटेन ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज लिख दो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये दोनों सेल कार्टिलेज को बनाते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, उसकी ग्रोथ को। ये रिप्लेसमेंट का काम करते हैं, ब्रेक डाउन का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं। फैगोसिटिक सेल्स हैं। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये तीन टाइप के सेल्स हो गए, फाइबर दोनों टाइप के हो गए, कॉन्ड्रिन मैट्रिक्स को बोलते हैं। ये कंपोजिशन हो गई। ठीक है, कार्टिलेज का डायग्राम हो गया, सारी बातें मैंने डायग्राम में ऐड कर दी हैं। हाँ, कुछ एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के अंदर। जैसे 3 टाइप के कार्टिलेज होते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पर इससे क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये मतलब
आना चाहिए, ये तो यार पता ही होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी कुछ एडिशन चीज़ें कराऊंगा, ये बस थोड़ा एडिशनल बोल रहा हूँ मैं। कार्टिलेज के टाइप्स की बात करते हैं ना, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, जैसे हाइलीन कार्टिलेज, हाइलीन कार्टिलेज, नाम जो हाइलीन, नाम याद रखना, हाइलीन कार्टिलेज। जैसे आप याद कर सकते हो यहां पर इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक जिसमें इलास्टिसिटी हो, ठीक है। एक होते हैं फाइब्रस कार्टिलेज, बहुत मजबूत होते हैं फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज बहुत हार्ड फाइब्रस होते हैं, ठीक है, फाइब्रस कार्टिलेज। तो हाइलीन कार्टिलेज हो गए, इलास्टिक कार्टिलेज हो गए, फाइब्रस कार्टिलेज हो गए। 3 टाइप के कार्टिलेज जो आपके सिलेबस में है, 3 टाइप के कार्टिलेज, समझे। हाइलीन, अच्छा, हाइलीन, इलास्टिक और फाइब्रस कार्टिलेज, क्लियर बिल्कुल। हाइलीन को हाइलीन क्यों कहते हैं पता है आपको? हाइलीन का मतलब इनका जो मैट्रिक्स होता है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, समझ रहे हो। मैक्सिमम यही मिलते हैं, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा यही कार्टिलेज मिलते हैं। और मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, ये ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है जैसे पानी के अंदर आप नमक मिला दो तो ट्रांसपेरेंट तो होगा पर प्रॉपर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, समझ रहे हो। जबकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज पूछेगा कौन सी बोलोगे? स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत। स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज पूछेगा तो क्या बताओगे? फाइब्रस कार्टिलेज, सबसे मजबूत होते हैं फाइब्रस, स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, मजबूत होते हैं फाइब्रस कार्टिलेज। ये पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। अच्छा, फाइबर की अगर आपसे पूछे किसमें कौन से फाइबर होते हैं, आप बता सकते हो। यहां पर थिन कोलेजन फाइबर होते हैं, थिन कोलेजन फाइबर्स। लोग कहते हैं कि सर ट्रांसल्यूसेंट हैं, इनमें फाइबर एब्सेंट होते हैं। नो, फाइबर होते हैं, टाइप 2 फाइबर होते हैं, कोलेजन टाइप 2 फाइबर, बहुत पतले होते हैं, जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैट्रिक्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इक्वल होती है, इसलिए वो दिखते नहीं हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट। पर इसका मतलब ये नहीं होती नहीं है, ठीक है, नहीं तो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, ठीक है। हाँ, यहां पर इलास्टिन फाइबर होते हैं, अच्छा, आपसे पूछेगा कि यहां कौन से फाइबर होते हैं, यहां थिक कोलेजन फाइबर होते हैं, थिक कोलेजन फाइबर होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके बन गए, इतने से मिल जाएंगे। अब एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, एग्जाम्पल तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे, ठीक है, हाइलीन, हाइलीन में 2 चीजें आती हैं, ध्यान रखना। हाइलीन ये आपकी टिप होती है, टिप, ये टिप बहुत सॉफ्ट है ना, टिप ऑफ नोज हाइलीन कार्टिलेज, टिप ऑफ नोज हाइलीन कार्टिलेज। अंदर आओ, अंदर ऐसे हैंग कर रहा है ना, एपिग्लॉटिस, अंदर गर्दन में एपिग्लॉटिस जो हैंग करता हुआ दिखेगा आपको, ये भी हाइलीन कार्टिलेज है, ठीक है। इसके अलावा लैरिंग्स पर आ जाओ, लैरिंग्स ये साउंड बॉक्स, इसमें भी हाइलीन कार्टिलेज होती है। इसके अलावा नीचे आओ, ट्रैकिया, जो आपकी सांस की नली है ट्रैकिया, उसमें सी शेप के कार्टिलेज लगे हुए हैं, मैंने रेस्पिरेटरी में पढ़ाई भी थे, ठीक है। नहीं पढ़ाई तो आगे अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हो आप, ठीक है। तो वो भी हाइलीन कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, और आगे बढ़ो, लैरिंग्स, लैरिंग्स में भी हाइलीन कार्टिलेज मिल जाता है। आगे बढ़ो, सी शेप, कार्टिलेज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक,
अपर समझ रहे हो। इसके अलावा एक और आप याद रख सकते हो, जब मैं आपको बोन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, आपकी रिप्स होती है, रिप्स, ये रिप्स को स्टर्नम से जोड़ने के लिए भी, ये स्टर्नम है, ये रिप्स हैं, पसलियां स्टर्नम को जोड़ने के लिए भी बीच में हाइलिन कार्टिलेज होती है, ठीक है। कॉस्टल कार्टिलेज बोलते हैं इसको, कॉस्टल प्रेजेंट बिटवीन रिप्स एंड स्टर्नम। बस रिप्स और स्टर्नम के बीच में होते हैं। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं। कैसे याद रखोगे? टिप ऑफ नोज, एपिग्लोटिस, लैरिंग्स, सी शेप कार्टिलेज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। और यहीं पर याद, स्टर्नम और रिप्स के बीच में कॉस्टल कार्टिलेज। इतने एग्जांपल आपको याद रखने हैं, हो भी गए होंगे। अब तो इलास्टिक, अब इलास्टिक के अंदर बड़ी फ्लेक्सिबल होते हैं ये भी। ये सेप्टम नहीं, नोज का बीच का सेप्टम है, सेप्टम ऑफ नोज, सेप्टम ऑफ नोज, समझना मेरी बात, सेप्टम ऑफ नोज। सेप्टम ऑफ नोज, ठीक है। सेप्टम आ गया, टिप ऑफ नोज हो गया, ठीक है, सेप्टम हो गया, ठीक है। अब देखो यहां ध्यान रखना है आपको, जब मैं आपको ईयर पढ़ाऊंगा, समझना, जब आपको ईयर पढ़ाऊंगा तो ईयर के अंदर एक ट्यूब होती है, ठीक है। ईयर के अंदर आपको एक ट्यूब मिलेगी, ईयर के अंदर एक ट्यूब। अच्छा, एपिग्लोटिस, यार एक मिनट देखना, एपिग्लोटिस यहां रहने देना, एपिग्लोटिस ये यहां देखने को मिलेगा, एपिग्लोटिस के अंदर, ठीक है। लैरिंग्स इधर आ जाएगा, एपिग्लोटिस इधर आ जाएगा, ठीक है। एपिग्लोटिस लास्टिक होता है, ये नहीं होता, ठीक है, याद आ गया, ठीक है, 10 में लिखेंगे इसको। लैरिंग्स हो गया, साउंड बॉक्स, लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। टिप ऑफ नोज हो गया, सेप्टम ऑफ नोज हो गया। अब आ जाओ यहां पर एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस आगे आ जाओ, ठीक है। सेप्टम हो गया, एपिग्लोटिस हो गया लास्टिक के अंदर। अच्छा, पिन्ना ऑफ ईयर, ईयर में देखो याद रखो, ठीक है। देखो ऐसे याद रखो, एक तो ये सेप्टम होता है, नोज का सेप्टम, सेप्टम ऑफ नोज याद रखना है आपको, और अंदर जाओगे तो एपिग्लोटिस याद रखना है आपको, ठीक है। एपिग्लोटिस इलास्टिक कार्टिलेज होती है। कान में दो याद रखने, पिन्ना ऑफ ईयर, ये पिन्ना ऑफ ईयर, पिन्ना कहते हैं इसको, ये भी इलास्टिक कार्टिलेज है। और कान के अंदर एक ट्यूब होती है जो मिडिल ईयर को फेरिंग से जोड़ती है, इसको यूस्टिकेशियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी इलास्टिक कार्टिलेज के मिलने से बनती है, ठीक है। तो 4 एग्जांपल आपको यहां याद रखने हैं, यहां 2 ही एग्जांपल याद रखने हैं आपको। एक तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो रीढ़ की हड्डी के बीच में होती है, भाई आपके जो रीढ़ की हड्डी के कॉलम है ना, ये ऐसे ऐसे, इनको आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, इनको जोड़ने के लिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, ठीक है। बहुत मजबूत होती है, ध्यान रखना, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। एक एग्जांपल और ऐड कर लो, ठीक है। आपके 2 जो पेल्विक बोन होते हैं, कूल्हे की हड्डी, पेल्विक बोन, इनको आपस में जोड़ने के लिए बीच में भी होती है यही मजबूत कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस कहाँ होता है सर? देखो मान लो एक कूल्हे की हड्डी है, ये ऐसे ऐसे पेल्विक बोन है, हाफ, ऐसे ही दूसरी हाफ पेल्विक बोन ऐसे भी होगी, ऐसे 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 हाफ। इन दोनों पेल्विक बोन को जोड़ने के लिए बीच में ये यहाँ पर होती है प्यूबिक सिम्फाइसिस, समझ रहे हो, यहाँ पर होती है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, ये होती है प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये भी फाइब्रस कार्टिलेज है, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क तो मैंने बताया आपको, ये भी फाइब्रस कार्टिलेज है। ये सबसे मजबूत कार्टिलेज होती हैं, आसानी से टूटती नहीं है, ये बहुत फ्लेक्सिबल कार्टिलेज है जिसमें इलास्टिन फाइबर होते हैं, ठीक है। 2 तो मैंने आपको स्ट्रैक में बता दिए, 2 मैंने ईयर में बता दिए, ये सीधे सिक्वेंस में लगे हुए हैं, आपको याद रहेंगे। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, समझे या नहीं समझे मेरी बात? ओके, हाँ, 1.25 घंटे का हो गया, ठीक है, ठीक है। अब यहां तक आपका ये पूरा पार्ट फिनिश होता है, पूरा पार्ट फिनिश होता है, ठीक है।
अब बात आती है यहाँ पर बोन की, ठीक है। तो बोन को थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मैं बोन को ऐड कर दूंगा, ठीक है। और मस्कुलर और नर्वस, ये छोटे छोटे एक एक स्लाइड के टिश्यू है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। और कॉकरोच स्टार्ट करने वाला हूं, तो अगले लेक्चर में कॉकरोच आएगा, ठीक है। 4 लेक्चर होंगे टोटल इस चैप्टर के अंदर, 2 हो चुके हैं आज, 2 और होने वाले हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको याद करना है, अगले लेक्चर में मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा, फिर कंटिन्यू लेके चलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज इतना ही रखेंगे। बोन वाला पार्ट आज नहीं तो थोड़ा सा जल्दी में नहीं कराऊंगा, इसको कराऊंगा, आराम से कराऊंगा, परफेक्टली ही कराऊंगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कार्टिलेज तक मैंने पूरा करा दिया है, स्पेसलेस कनेक्टेड टिश्यू लगभग हो चुके हैं, बस एक बोन वाला पार्ट बचा हुआ है, उसको हम ऐड करके और अगले लेक्चर में कॉकरोच स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। बाय बेटा, बाय।